वेलकम वेलकम वेलकम। तो भैया आप सभी का स्वागत है नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स 2.0 में। और मैं हूँ सुधांशु। आपको पढ़ाऊंगा फिजिकल केमिस्ट्री। आई होप सो सबने मतलब ओरिएंटेशन देखा हुआ है, बैच लॉन्च देखा हुआ है, तो सबको पता है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, फिजिकल केमिस्ट्री। हाँ, बायो तो नहीं सोच रहे ना, बॉटनी जूलॉजी नहीं, हम लोग आपस में पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे आपको फिजिकल केमिस्ट्री। अब ये क्रैश कोर्स है और वो भी 2.2 है, तो टाइमिंग और चीज़ों को लेके बहुत सारे मन में थॉट्स होंगे या बहुत सारे विचार आ रहे होंगे कि सर कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बेसिक से होगा नहीं होगा। तो देखो भाई, दो चीज़ें, एक कम टाइम में ज़्यादा कुछ करना है और फाइट करना है। जैसे बहुत सारे बच्चे ना अभी इस बैच में ये भी होते हैं कि किसी कॉलेज में एडमिशन लिए रखा है या कहीं पे मतलब कहीं और इन्वॉल्व हैं, लास्ट ईयर कुछ मतलब स्कोर ऊपर नीचे था, वो वाले बच्चे भी आते हैं कि यार 2 महीने में हम फाइट करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो भी आप बता सकते हैं। ये बैच रिकॉर्डेड होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कम्युनिकेशन वीक होगा, नहीं सर। हम लोग एक सिंपल सा रूल रखेंगे कि कम्युनिकेशन अपना चलता रहे। बैच रिकॉर्डेड होगा, लेकिन आपके कमेंट्स, आपके जो भी बोलते हैं ना कि आपके जो बेसिक फीडबैक होता है वो कमेंट से पता चल जाता है कि हाँ यार बच्चों का ये चल रहा है। आप इंटरेक्ट करते रहिएगा। आपको जब क्लास में मैं बोलूंगा या क्लास में जो क्वेश्चंस आएंगे उनके आंसर्स बोलूंगा कि आप वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कीजिएगा, तो आप करिएगा। मतलब मैं ये उम्मीद करूंगा कि बच्चे ने वीडियो पॉज किया होगा और उसको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा। यहां पर नोट्स लिखने और लिखाने की बात करूं तो नोट्स लिखना और लिखाना भाई अब टाइम बहुत कम है। सिलेबस भी 1-2 दिन में एक एक चैप्टर करना है, 2-2 दिन में एक एक चैप्टर, 3-3 दिन में एक एक चैप्टर करना है। तो हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं होगा कि हम हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। लेकिन हाँ, जो फॉर्मूला शीट है, जो चीज़ें हैं, जो हम लोग बोल सकते हैं कि जिनके ऊपर हम मेहनत कर सकते हैं, जिसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग कर लेंगे। वो सब चीज़ें हम लोग पूरा का पूरा फिनिश करेंगे। ट्राई करेंगे कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएं। इसमें इसको अटेम्प्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं कर सकते। आप डीपीपी कर लीजिए। डीपीपी के साथ साथ अभी एक 45 डेज नीट वाली बुक आई है, उसको लिख सकते हैं। वो मतलब जहाँ तक मुझे केमिस्ट्री की दिख रही थी, इसमें ये 45 डेज वाली बुक, ये मतलब जो मैंने देखा कि यार ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है, आप इसको लेके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ज़्यादा नहीं, सारे कॉन्सेप्ट्स भी हैं ऑलरेडी, शॉर्ट नोट्स बने बनाए हैं, इसमें तो शॉर्ट नोट्स बने ही बनाए हैं अपने पास, तो शॉर्ट नोट्स भी बने हुए हैं। और प्लस गिने चुने क्वेश्चंस हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जिनको प्रैक्टिस करना है, कहानी खत्म करनी है। अगर मैं बोलूं कि यार 500 क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना लो, 500 क्वेश्चंस एक चैप्टर पे कर लो, ये मुश्किल हो जाता है। अभी टाइम नहीं है इस मतलब उस तरह के क्वेश्चंस करने का। ये बुक भी मुझे मोटी ही लग रही है, लेकिन हाँ 2 महीने काफ़ी है इसको पूरा का पूरा, मतलब होता है ना खा पी के चाट जाने का, एकदम उस तरह की ये बुक है। तो आप चुपचाप इसको लेके, इसको भी लेके कर सकते हैं। बाकी आपके पास अगर क्रैश कोर्स का मॉड्यूल है तो वो कर सकते हो आप। हम लोग उसकी बातें कर रहे थे, 36 ईयर्स वाली बुक भी लेके कर सकते हो। जो भी लगता है आपको, जैसे भी आपकी प्रिपरेशन में आपको कॉन्फिडेंस आता है, आप कर सकते हो। हम सारे कॉन्सेप्ट्स को ट्राई करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को फिनिश किया जाए विद इन टाइम, सही टाइम पे। रिकॉर्डेड बैच है तो मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ कि भैया हो सकता है किसी किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि 1.5 घंटे के बदले 2 घंटे का टॉपिक हो जाए। तो भैया घबराना नहीं है कि अरे सर आप लोगों ने तो 1.5 घंटे बोला था, 2 घंटे क्यों दे दिया। भाई देखो, तुम्हें भी पता है इस बैच को करने के बाद आपके टाइम और उस टाइम का यूटिलाइजेशन सही से करेंगे तो सिलेक्शन के पास पहुंच जाएंगे। इस बैच में जो पढ़ोगे चुपचाप उसके कॉन्सेप्ट सीखोगे और जाके उसको शाम को डीवीपी में सॉल्व करोगे, अप्लाई करोगे, बाकी इस टाइप की बुक्स करोगे, 36 ईयर्स या 11 ईयर्स की पीवाईक्यूज करोगे, सीधा सीधा। कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से करना है तो ऑब्वियस आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा। तो ऐसे नौटंकी नहीं कर सकते कि अरे सर आज तो वैलेंटाइंस डे है, आज तो ये है वो है, भैया आज होली है मुबारक, ये है, कुछ भी नहीं। क्योंकि भैया तुम्हारी होली दिवाली सब ना अब अच्छे कॉलेज में जाके मिलने वाली है। अच्छे कॉलेज में जाओगे तभी अच्छी होली और अच्छी दिवाली मना सकते हो। अदरवाइज भैया पता चला मतलब, ठीक है ना, अगले साल भी वही सेम स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं। जो लोग भी, अगर आप ये बैकलॉग में भी अगर ये लेक्चर देख रहे हैं तो प्लीज़ अपनी स्पीड पकड़िए। और जो लोग लाइव देख रहे हैं, जो लोग साथ साथ देख रहे हैं, उनको भी बोल रहा हूँ कि आप 12 फरवरी से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, तो 12 फरवरी से 5 मई तक का जो रास्ता है, उस रास्ते को तय करने के लिए ना अब दिन और टाइम मत देख के पढ़ाई कीजिए। आप दिन और टाइम से परे हो चुके हैं, अब दिन और टाइम से मतलब नहीं। आप अपने चैप्टर्स को देख के पढ़ाई कीजिए, क्लास को देख के पढ़ाई कीजिए। अब ये दिन कितना 16 घंटे पढ़ रहे हैं कि 12 घंटे पढ़ रहे हैं कि 10 घंटे पढ़ रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप अपनी स्पीड को मेंटेन कीजिए, आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये टाइम अभी से 8 डाल लीजिए, 2-3 महीने ही बचे हैं, तो 2 से लेके 5:20 तक, 2 to 5:20 आपके सोने का टाइम नहीं है। चाहे लेक्चर देख के थकान आ भी रही है
नहीं सर, नहीं सो सकते, क्योंकि ये टाइम सबसे बेस्ट टाइम है। ये बैच जहां तक मैं देख रहा था 15 अप्रैल तक फिनिश भी हो जाएगा, तो आपको एक मोर देन मतलब आराम से 30-40 दिन मिल भी जाएंगे, जहां पर आप चाहें तो अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट भी होंगे इस बैच में, तो आप टेस्ट भी दे दे के अपने आप को चेक कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा इस बैच का फुल यूटिलाइजेशन करने की। एज ए टीचर मैं आपसे कुछ प्रॉमिस कर लेता हूँ, एज ए स्टूडेंट आप कुछ प्रॉमिस कर लीजिएगा। हम दोनों आज पहली बार मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग पहली बार हम लोगों को देख रहे हैं या पहली बार मेरे से मिल रहे हैं, तो भैया एज अ टीचर मैं आपसे एक चीज़ प्रॉमिस करता हूँ कि लेक्चर्स विदाउट डिले, विदाउट एनी कंटेंट कमी के मिल जाएंगे। मैं इस बात का प्रॉमिस करता हूँ। हाँ, क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि भैया मैं इतना अच्छा करा दूंगा कि आप इसके बाद जाके अच्छे से डीपीपी और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ने वाला हूँ। किसी के मन में ये विचार आए कि नहीं सर क्रैश कोर्स है तो सर ने जल्दी जल्दी करा दिया होगा, वो छूट गया होगा, नहीं छूटेगा। हाँ, थोड़ा शॉर्टकट आप आजमा सकता हूँ, जैसे फॉर्मूलाज या एग्जाम्पल्स, ये सब चीज़ें मैं लिखाया ला सकता हूँ, ताकि उस पर कम टाइम लगे और आप भी उन कॉन्सेप्ट्स को बार बार देखें, अपना काम कर लें। ये सब चीजें हो सकती हैं, मतलब उसको बोलते हैं स्मार्ट काम करना, शॉर्टकट नहीं है, स्मार्ट वर्क करना। वो हम एज अ टीचर, मैंने क्या बोला, आपका टाइमली आपका लेक्चर आपको डिलीवर होगा। आपको अपने आप को सही करिए, क्योंकि मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपके बैच में जिस दिन आपने बोला है, जिस दिन जो चैप्टर बोला है, उस चैप्टर का लेक्चर प्लस उसी दिन उस चैप्टर को, अगर आपने बोला है कि सर मुझे ये चैप्टर 2 दिन में खत्म करना है, तो 2 दिन में ही खत्म कर दूंगा, विथ सब कुछ, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ। आपको अब अपना काम करना है कि सर आप अब मेरे साथ स्पीड मैच कीजिए। आपको क्या प्रॉमिस करना है, तो आप मेरे साथ बस चलिए। मैं आपको कह रहा हूं बस चलिए, दौड़िए मेरे साथ। मैं आपको चलने के लिए भी नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं दौड़िए। इस बैच को जैसे ही लेक्चर्स आएंगे, जैसे ये लेक्चर देखा, आज तो पहला दिन है, आज तो सब जोश जोश में चालू करते, जोश जोश में, जैसे कोई भी बैच उठा के देख लो, कोई भी बैच उठा के देख लो, जो उसमें एकदम भीड़ होती है, अरे सर एकदम तूफान मचा देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। 10 दिन बाद तूफान अपने अंदर ही मच जाता है। वो हाल ना हो, ये प्रॉमिस कीजिएगा। आज अपने आप से एक प्रॉमिस कीजिएगा, सर आज 12 फरवरी से लेकर 5 मई तक बस मैं सिर्फ और सिर्फ अपना रहूंगा, अपने आप से ऑनेस्ट रहूंगा और अपनी बेस्ट दे के जाऊंगा। अगर आप अपने आप को बेस्ट दे के रह रहे हो ना, तो कोई ऐसा नहीं है बंदा जो आपको हिला देगा। आपके सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता, अगर आप अपने आप से बेस्ट दे रहे हो तो। बहुत मोर देन सफिशिएंट डेज हैं, सही से पढ़ाई करें तो। ठीक है भैया, यही प्रॉमिस मैं आपसे चाहता हूं। मेरी तरफ से ये प्रॉमिस है कि आपको एकदम जिस दिन पे जो चैप्टर बोला गया उस दिन वो चैप्टर एंड कर दिया जाएगा विथ ऑल द कंटेंट्स। हाँ, थोड़ा शॉर्टकट हो सकता है, या बोल सकते हैं स्मार्ट वर्क। शॉर्टकट मैं इसलिए आपके लिए बोल रहा हूँ, स्मार्ट वर्क कर सकता हूँ मैं भी, और आपको भी यही इजाज़त दूंगा, आप भी स्मार्टली वर्क कीजिए। ये सारे के सारे लेक्चर्स, सारे के सारे जो PDFs हैं वो सेव कर लीजिए। सारे क्वेश्चंस जरूरी नहीं कि लिखने हैं। बहुत सारे लोग ये भी कुछ, सर नोट्स लिखे या ना लिखे, नहीं। इस टाइम पे अगर नोट्स लिखेंगे तो क्रिस्प लिखिए, छोटे से शॉर्ट नोट्स लिखिए। रीजन कि भैया अब इस टाइम पे सुंदर राइटिंग में 4-5 पेज फिर तो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि मैं फिर क्वेश्चंस ज्यादा नहीं करा पाऊंगा। अगर आपके ज्यादा नोट्स होंगे फिर लगेगा अरे सर नोट्स लिखने में 2-2 घंटे लग रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो करने पड़ेंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सिंपल सी चीजें फॉलो कीजिए। अभी इस टाइम पे शॉर्ट नोट्स लिखिए और क्वेश्चंस पे ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जो क्लास में हो रहे हैं, जो DPP में मिल रहे हैं, या जो टेस्ट में होंगे, उन सब पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। पक्का हो जाएगा सर। शुरू करें, आपकी इजाजत है। नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स 2.0 2024 की जो फाइनल रेस है, या बोल सकते हैं फाइनल भागा दौड़ी है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरे साथ साथ चलोगे, कोई बैकलॉग इस बैच में ना लोगे। अगर आप बैकलॉग में ये वीडियो देखने आए हो भैया, आज से जिस टाइम पे देख रहे हो ये वीडियो भैया, उस टाइम से ना स्पीड अपनी बढ़ा लेना, ठीक है? पक्का। चलो आज हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ यही है, ठीक है, मैं ही हूँ, इधर मैं ही था। फिजिकल केमिस्ट्री के टोटल ऑफिशियली बात करें तो हमारे सिलेबस में टोटल 9 चैप्टर्स है, और यही 9 चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले बेसिक बात करेंगे मूल कॉन्सेप्ट की, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल, आयनिक और रेडॉक्स। ये 6 चैप्टर आपके 11th में आते हैं, और ये 3 चैप्टर आपके 12th में आते हैं। बहुत सारे बच्चे जो 12th बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, आपको इतना जरूर हो जाएगा कि आप बोर्ड्स में भी अच्छा कर पाएंगे। लेकिन हाँ, नीट के लिए ऑब्जेक्टिव माइंडसेट होना चाहिए, तो हम ऑब्जेक्टिव माइंडसेट के साथ ज्यादा बैठेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों से मैं जो इंटरेक्शन कर रहा था, पता चला कि अरे सर बोर्ड्स भी देना है, ये करना है। मैं ये नहीं बोलूँगा बोर्ड्स के लिए कंप्लीटली पढ़ा दूंगा, लेकिन हाँ भाई, तो फायदा जरूर हो सकता है। और ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं पहले बोर्ड्स करूंगा फिर ये चीज़ें करूंगा, तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा स्पीड में कीजिएगा। ओके,
चलिए, मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा था, तो फिजिकल केमिस्ट्री में मेजर पहले ये 6 चैप्टर्स, फिर ये अपने पास 3 चैप्टर। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज कौन सा चैप्टर, मूल कॉन्सेप्ट। मूल कॉन्सेप्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वहां पर देखेंगे इन सबको मिला के, अच्छा ये 9 चैप्टर से मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम आपके पास, मिनिमम जो हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे वो 17 to 18, मिनिमम 17 से 18 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एग्जाम हॉल में। और ये मिनिमम 17 से 18 क्वेश्चन, 17 से 18 क्वेश्चन, ये आपको ज्यादा नहीं, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जो हमारे 25 लेक्चर दिए गए हैं हमें, 25 लेक्चर में जो ये पूरा का पूरा चैप्टर्स होने वाले हैं उन्हीं में से होगा। इतनी गारंटी मैं दे रहा हूं, तुम अपने सिलेक्शन की गारंटी ले लो। मैं इतना बोल रहा हूं कि जो पढ़ाऊंगा भाई उन्हीं में से चीजें आएंगी। अब तुम अपने सिलेक्शन की गारंटी लो कि हाँ सर, आपने जैसे बोला कि जो पढ़ाऊंगा उसमें से आएगा, तो तुम भी ऐसी गारंटी लो कि सर आजकल देश में और भी चीज़ों की गारंटी चल रही है, लेकिन तुम अपनी गारंटी लो कि सर मैं भी अच्छे से पढ़ूंगा, मैं भी सर अपने पास सिलेक्शन लेके जाऊंगा। जो आप पढ़ाओगे मैं सब कुछ रिवाइज करूंगा और एग्जाम हॉल में अगर वही कॉन्सेप्ट आया तो मैं सही से यूटिलाइज करूंगा। ये चाहिए अपने को गारंटी। मिनिमम 17 से 18 क्वेश्चन होंगे, मिनिमम बता रहा हूं, मतलब 70 to 80 मार्क्स आपके कम से कम ये 9 चैप्टर आपके कवर करने वाले हैं 180 में से। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में से पक्का। आपको जो चैप्टर लगे उस चैप्टर का, आप ये चैप्टर का लेक्चर अटेंड कीजिएगा। और नीट तो छोड़िए, नीट का प्रीवियस ईयर तो छोड़िए, जेई मेंस का भी पेपर हुआ है जनवरी में ही, जनवरी फरवरी में, आप इसको देख के अपने पास यूटिलाइज कर लीजिएगा, एक बार कोशिश कीजिएगा। ओके, चलो बहुत हो गया मोटिवेशन, टाइम बहुत ज्यादा बीत गया। चलो शुरू करते हैं अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है मोल कॉन्सेप्ट। चैप्टर का नाम है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री पे आते हैं कि सर हम केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें बेसिक्स देखने वाले हैं। देखो भाई, केमिस्ट्री में सबसे पहली चीज होती है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात की जाती है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की, एलिमेंट्स कंपाउंड्स, इन सब की बात हम लोग, मतलब मुझे लगता है कि एलिमेंट्स कंपाउंड्स ये सब बेसिक बातें आपको पता है। अब अच्छा, फिर बेसिक की बात, कोई बोले कि सर एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्सचर ये सब बताओ। भाई अब सॉलिड लिक्विड गैस तो नहीं बताऊंगा मैं, इतना तो उम्मीद करता हूं कि आप इस बैच में आओ तो सॉलिड लिक्विड गैस ये सब बेसिक चीजें अपने को आती हैं। बाकी मैं क्वेश्चन दे दूंगा जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करा लूंगा। लेकिन आप सॉलिड लिक्विड गैस मत पूछना यार कि सर व्हाट इज सॉलिड, व्हाट इज लिक्विड, व्हाट इज गैस। लेकिन हाँ, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में बात करें तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में हमारे पास अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या आ जाता है, मैटर आता है। मैटर के पास, किसको मैटर बोलते हैं, जिसके पास वॉल्यूम हो और जिसके पास क्या हो, मास हो। देखो भाई, जिसके पास वॉल्यूम हो, जिसके पास मास हो, मतलब जिसका शेप हो और क्या हो, मास हो, उसको क्या बोलते हैं, मैटर। अब मैटर की क्लासिफिकेशन जब करते हैं ना, जब फिजिकल स्टेट पे क्लासिफिकेशन करते हैं, अगर फिजिकल क्लासिफिकेशन करनी होती है, फिजिकल क्लासिफिकेशन करनी होती है तो ध्यान से देखना, फिजिकल क्लासिफिकेशन जब की जाएगी तो सर इसमें ना 3 चीजें बनती हैं, जो हमारे सिलेबस में बनने को तो 5 चीजें बन जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस बन जाती है। सॉलिड, लिक्विड और गैस बन जाती है। सॉलिड क्या है, जहां इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, बहुत स्ट्रांग। लिक्विड क्या है, जहां इन बिटवीन, गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, बहुत कम, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते। तो ये चीजें होंगी, फिजिकल क्लासिफिकेशन ये हो जाती है। कोई बोले सर आपने प्लाज्मा नहीं बताया, भैया हमारे सिलेबस में नहीं है। आपने बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट नहीं बताया, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट ये हमारे सिलेबस में नहीं है। कहने को तुम कंसीडर कर लो, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सॉलिड, लिक्विड, गैस है। हम इसी फिजिकल क्लासिफिकेशन को लेके चलेंगे आगे। अगर किसी ने बोल दिया कि सर केमिकल क्लासिफिकेशन बताइए, तो केमिकली अगर हम क्लासिफाई करें, केमिकली क्लासिफाई करें तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हम मैटर को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। मैटर को डिवाइड करते हैं हम लोग 2 पार्ट में। कौन कौन से, तो सर एक होते हैं प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस, और प्योर सब्सटेंसेस के अंदर ही आपको कौन कौन मिल जाएगा, सर प्योर सब्सटेंसेस के अंदर ही एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिल जाते हैं। और दूसरा होता है मिक्सचर। मिक्सचर में क्या होता है कि सर मिक्सचर वो है जिसमें कोई फॉर्मूला और कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन ना हो। मिक्सचर मतलब 2-3 लोगों को मिक्स कर रहे हैं विथ, सर इसको मिक्सचर्स को भी देखेंगे ना, कोई फॉर्मूला नहीं होता इसमें, कोई रेशियो फिक्स नहीं होती। ये 2 टाइप का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, याद रखिएगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। होमोजीनियस मतलब सेम यूनिफॉर्म रहे, सब जगह यूनिफॉर्म मिल जाए, उसी को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। होमोजीनियस मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें सब कुछ यूनिफॉर्म, सारी प्रॉपर्टीज क्या है, यूनिफॉर्म है, उसको होमोजीनियस मिक्सचर बोल देंगे। और दूसरा सर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें अपनी प्रॉपर्टीज क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, ऊपर से नीचे अलग अलग फ्लक्चुएट करे, उसको क्या बोल देंगे, हेट्रोजीनियस।
अगर मैं प्योर सब्सटेंस की बात करूं तो यहां पर हम लोगों की लाइफ में कौन आ जाता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आ जाते हैं। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आ जाते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आते हैं। कंपाउंड्स मतलब सर यहां पर ना फिक्स्ड रेशियो होगा, CO2 में कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम, H2O में सर फिक्स्ड होगा, लेकिन मिक्सचर में ऐसा फिक्स नहीं होता। मिक्सचर अगर दो लोगों को मिक्स कर रहे हो कोई फिक्स नहीं है। जैसे चाय बनाते टाइम कोई रूल नहीं है, बेसिक रूल नहीं है कि चाय बनाते टाइम पहले दूध में ये डालना है, इतना ही दूध में ये डालना है, ऐसा कुछ रूल नहीं होता। एक वो कोई भी किसी तरह का चाय बना सकता है, कोई किसी तरह का शरबत बना सकता है, कोई किसी तरह का जूस बना सकता है, तो मिक्सचर में कोई रूल नहीं होता। लेकिन CO2 बनाना है, CO2 बनाना है तो कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम, ये फिक्स्ड रूल है। आपको यही रूल फॉलो करना पड़ेगा तभी जाके CO2 बनेगा। कंपाउंड्स में फिक्स्ड रेशियो होता है, एलिमेंट्स में सर एलिमेंट्स मतलब आयरन हो गया, ये सब चीजें अपने पास, आयरन हो गया, हाइड्रोजन हो गया या सोडियम हो गया, ये मेटल नॉन मेटल इन सब की बात करा जाए, फ्लोरीन हो गया, ये सब चीजें अपने पास, ये क्या कहलाती हैं, एलिमेंट्स कहलाती हैं। मुझे इस क्लासिफिकेशन को जानना है क्योंकि एनसीईआरटी में है और आज के टाइम पे क्योंकि चैप्टर्स कम हो गए हैं तो इनका वेटेज भी ज़्यादा है। किसी को लगता हो तो आपके पास ऑप्शंस हैं, आप इसको मैंने एक ओवरऑल क्लासिफाई कर दिया है, आप चाहें तो एनसीईआरटी की पहले 2 पेज 3 पेज पढ़ सकते हैं खुद से भी, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें नहीं आती। सॉलिड लिक्विड गैस आपस में कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड से लिक्विड किस में कन्वर्ट करता है, सॉलिड से लिक्विड सर मेल्टिंग पॉइंट होता है, सर इसको लिक्विड से गैस कन्वर्ट करता है तो वहाँ पे डिफाइन होता है, उस टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन होता है। सॉलिड से लिक्विड जाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। सॉलिड से लिक्विड जाते हैं फ्यूजन, लिक्विड से गैस जाते हैं वेपराइजेशन बोल देते हैं, वेपराइजेशन बोल देते हैं। तो बहुत बेसिक सी क्लासिफिकेशन होती है, फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन, पक्का। अच्छा, किसने बोला सर एक बात बताओ, हम लोग जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स बोलते हैं वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? भैया वो मॉलिक्यूलर लेवल की क्लासिफिकेशन है। ध्यान सुनिएगा, मैटर की क्लासिफिकेशन आपने ओवरऑल कर दी, अब मैटर के अंदर एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या कोई भी हो, उसको तोड़ तोड़ के सबसे बेसिक यूनिट ऑफ मैटर निकालेंगे सबसे, तो यहां पर मेरे पास 2 चीजें आएंगी, एटम और मॉलिक्यूल्स। ध्यान से देखिएगा, एटम और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस क्या है, एटम और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस क्या है, देखिएगा। एटम मतलब क्या है कि सर अकेला बंदा, ऑक्सीजन ऐसे लिखा है, नाइट्रोजन ऐसे लिखा है, आयरन ऐसे लिखा हुआ है, सोडियम ऐसे लिखा है, तो इसको एटम बोल देंगे। मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स में मोर देन 1 एटम, मॉलिक्यूल्स में क्या बोला जाता है, मोर देन 1 एटम। वो सेम टाइप का भी एटम हो सकता है, अलग अलग टाइप का भी एटम हो सकता है। मॉलिक्यूल्स में सेम टाइप का भी एटम हो सकता है, अलग अलग टाइप का भी एटम हो सकता है। एक से ज्यादा एटम जहां हुआ, ध्यान से देखिएगा, एक से ज्यादा एटम जहां हुआ मतलब जैसे देखिएगा O2 है, N2 है, P4 है, एक से ज्यादा एटम जहां हुआ, CO2 है, H2O है, H2SO4 है, सर एक से ज्यादा एटम जहां हुए उसको क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूल्स। ध्यान सुनिएगा, ये 2 लगा है मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम, नाइट्रोजन के 2 एटम, फास्फोरस के 4 एटम, ऑक्सीजन के 2, जब कुछ नहीं लगा है तो 1, H2 हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, हाइड्रोजन का 2 एटम, सल्फर का 1 एटम, ऑक्सीजन का 4 एटम, तो ये 4 चीजें हो जाएंगी सर। मॉलिक्यूल्स देखो, मॉलिक्यूल्स हम लोग बात करेंगे तो मॉलिक्यूल्स में देख लो क्या क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये क्या कहलाता है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। सर एक ही टाइप के एटम्स हैं, इसमें एक ही टाइप के एटम्स हैं, 2 के 2 एक ही ऑक्सीजन, 2 के 2 नाइट्रोजन, 4 के 4 फास्फोरस, लेकिन यहां क्या कहलाता है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब कि सर अलग अलग टाइप के एटम्स हैं, कार्बन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, सल्फर का एटम है, तो इसको क्या बोलेंगे, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये क्या हो गया, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। यहां पर 1-2 चीजें और आती हैं, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है, एटॉमिसिटी क्या है, ध्यान सुनिएगा, एटॉमिसिटी क्या है, एटॉमिसिटी क्या होती है सर, एटॉमिसिटी मतलब किसके कितने एटम्स हैं, एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स। सर इसमें कोई पूछे ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है, 2, नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है, 2, फास्फोरस की एटॉमिसिटी कितनी है, 4, कितने फास्फोरस के एटम्स है, 4, ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, नाइट्रोजन के कितने हैं, 2। इसकी एटॉमिसिटी CO2 में कितने एटम्स हैं, 1 कार्बन का, 2 ऑक्सीजन का, 1 कार्बन का, 2 ऑक्सीजन का। कैसे पता चल रहा है सर, नीचे लगा हुआ है, सर ये नीचे लिखा हुआ है। सर टोटल एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 3, कार्बन का कितना एटम है, 1, ऑक्सीजन का एटम कितना है, 2, ऑक्सीजन का एटम कितना है, 2, ये एटॉमिसिटी हो गई। याद रखिएगा, अगर आपसे कोई भी मॉलिक्यूल दिया है और एटम्स निकालने को बोले, ध्यान सुनिएगा, मॉलिक्यूल दिया है, एटम्स निकालने को बोला जाए तो मॉलिक्यूल से एटम जब भी निकालना चाहते हैं हम लोगों को किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है।
कैसे सर? एक मॉलिक्यूल CO2 का लो, एक मॉलिक्यूल CO2 का लो सर, उसमें कार्बन का कितना एटम है? एक। ऑक्सीजन का कितना एटम है? दो। टोटल ओवरऑल एटॉमिसिटी कितनी है? तीन। एक एटम कार्बन का, दो एटम ऑक्सीजन का। सर तीन एटम्स हैं पक्का। एक बात बताओ, अगर एक मॉलिक्यूल में तीन एटम्स हैं तो 10 मॉलिक्यूल में कितने होंगे? एक मॉलिक्यूल में अगर तीन एटम्स हैं तो 10 मॉलिक्यूल में कितने होंगे? सर 10 मॉलिक्यूल को किससे मल्टीप्लाई कर दो? एटॉमिसिटी से। 10 मॉलिक्यूल को किससे मल्टीप्लाई कर दो? एटॉमिसिटी से। लेकिन अगर एग्जाम हॉल में उल्टा दिया, बोला एटम्स दिया है मॉलिक्यूल्स बताओ, एटम्स दिया है मॉलिक्यूल्स बताओ, तो बेसिक मैथ याद रखना, अगर जाते टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो आते टाइम क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। आते टाइम क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। आते टाइम क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा पक्का। एटॉमिसिटी क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। मैं बोल रहा हूं एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स हैं तो 10 मॉलिक्यूल में क्या होंगे? 20 एटम। लेकिन उल्टा पूछ दे तो, एटम दिया हो मॉलिक्यूल्स पूछ दे तो, अगर मैं बोलूं कि 40 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, बताओ कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ऑक्सीजन के? 40 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, 40 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूल क्या बताओ? तो सर मॉलिक्यूल के लिए क्या करोगे? उसको किससे डिवाइड करोगे? एटॉमिसिटी से डिवाइड कर देना पक्का। तो एटम क्या होता है? अकेला बंदा, अकेला कहीं खड़ा है तो एटम है। मॉलिक्यूल क्या है? किसी के साथ जुड़ जाए, किसी के साथ जुड़ जाए। अपने बंदे के साथ जुड़ जाएगा तो होमोएटॉमिक, दूसरे के साथ जुड़ेगा तो हेट्रोएटॉमिक। सर अगर मॉलिक्यूल से एटम निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूल से एटम निकालना है तो मल्टीप्लाई, और अगर उल्टा जाना है तो डिवाइड करेंगे। देखिए इसी को बोलते हैं, इस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाना है, इस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाना है। कैसे? एवरे रुकिए, क्वेश्चन भी है आपके लिए, क्यों टेंशन ले रहे हैं? क्वेश्चन भी है आपके लिए, क्वेश्चन की कोशिश कम नहीं की जाएगी। आप, मैं क्वेश्चन कहाँ रह गया यार एटम मॉलिक्यूल का? मैं लेके तो आया था कहीं पे, कहीं तो था। अरे कहाँ चले गए भाई तुम? कैसी बातें कर रहे हो ये दोनों? चलिए अब देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, आप खुद ही सोचिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 30 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन, 30 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन, बताइएगा कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 30 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। किसके अंदर चेक करना है? एटम्स दिए हैं, एटम्स दिए हैं, मॉलिक्यूल निकालना है। चलिए सर एटम दिया है, मॉलिक्यूल निकालना है, यहां पर मॉलिक्यूल निकालने जाएंगे। सर क्या करें? 30 एटम्स हैं, डिवाइड बाय इसकी एटॉमिसिटी, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है? हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है? 4। कितना हो गया? 7.5 हो गया। सर क्या इतने मॉलिक्यूल्स लिखे गए हैं? नहीं, 10 मॉलिक्यूल लिखा जा रहा है ना, 10 मॉलिक्यूल लिखा जा रहा है। काट दो इसको ऑप्शन में से। सर देखिएगा अभी गिन के 10 मिनट भी नहीं हुए, पहला क्वेश्चन आ गया आपके साथ। ये देखिएगा, इसके मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। सर कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के? 30। सर हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है? 6। क्या हो गया? 5 हो गया क्या? सर कितने मॉलिक्यूल्स दिए हैं? 20। गलत हो गया, 20 मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे ना। किसने बोल दिया? सर यहां पर मॉलिक्यूल्स निकालिए, C4H4H10 का। सर कितना होगा? 30 डिवाइड बाई 10, क्योंकि एटॉमिसिटी कितनी है हाइड्रोजन की? अच्छा कोई बोले सर पूरी क्यों नहीं ले रहे? अरे भैया हाइड्रोजन के एटम दिए हैं तो उसको उसकी एटॉमिसिटी से डिवाइड करूंगा। अगर कार्बन के एटम दिए होते तो उसकी एटॉमिसिटी से डिवाइड करता, तो यहां पर टोटल दिया होता तो टोटल से डिवाइड करता, जैसे दिया होता उसके हिसाब से। सर देखेंगे यही आपका आंसर होगा। बाकी इसको भी चेक कर लीजिए, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स बोला जाए, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स बोला जाए तो सर हाइड्रोजन के कितने हैं? 30 डिवाइड बाई 8। सर ये कितना हो जाएगा? 4/15/4, मतलब 8 3 जा 24, 6 आ गया, 3.6 आया ना, तो 3 पॉइंट कितना हो गया? 7। देख लो मैच नहीं कर रहा तो ये भी आंसर नहीं होगा। मतलब आपको एटम दिया है, मॉलिक्यूल निकालना है, तो आप क्या कर रहे हो? एटॉमिसिटी से डिवाइड कर रहे हो। उल्टा पूछ देता, चलो इसका बताओ, मान लो मैं इसका पूछ देता कि इसके अंदर हाइड्रोजन के एटम बताइए, हाइड्रोजन के एटम बताइए कितने आते? मॉलिक्यूल दिया है, एटम बताना है, क्या करोगे? सर मॉलिक्यूल को किससे मल्टीप्लाई करोगे? इसकी एटॉमिसिटी से। मॉलिक्यूल दिया है, एटम निकालना है, 40 एटम्स आ जाएंगे। कार्बन के एटम्स कितने होंगे? सर मॉलिक्यूल दिया है, एटम निकालना है कार्बन का, कर उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे। देख लो, अगर मॉलिक्यूल से एटम निकालना है तो मल्टीप्लाई, अगर मॉलिक्यूल एटम दिया है मॉलिक्यूल्स निकालना है तो डिवाइड। आ गया पहला बेसिक कॉन्सेप्ट, पहला छोटा सा बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में हमने मैटर को क्लासिफाई किया एटम और मॉलिक्यूल में। फिर हमने क्या किया? मॉलिक्यूल से एटम जाना हो, एटम से मॉलिक्यूल जाना हो, मॉलिक्यूल से एटम जाना है तो डिवाइड करना है, मतलब सॉरी मॉलिक्यूल से एटम जाना है तो मल्टीप्लाई करना है, और एटम से मॉलिक्यूल जाना है, एटम से मॉलिक्यूल जाना है तो डिवाइड करना है। हो जाएगा सर। अच्छा देखिएगा, अब किसी का भी कोई बोले कि सर कोई भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, सबसे बेसिक सी आज केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। अगर एटम को रिप्रेजेंट करना है तो किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिक 3 चीजें चाहिए। कौन कौन सी? तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में देखिए बेसिक 3 चीजें क्या क्या चाहिए। किसी एटम को रिप्रेजेंट करना है तो उसका क्या चाहिए? सिंबल चाहिए। उसका क्या चाहिए? सिंबल चाहिए।
सर उसके साथ, ध्यान से सुनिएगा, सिंबल चाहिए, उसके साथ उसका क्या चाहिए, तो सर उसका ना एटॉमिक नंबर चाहिए होता है। उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर चाहिए होता है, और एक अपने पास एटॉमिक मास चाहिए होता है, या इसको हम बोल देते हैं मास नंबर। ध्यान सुनना, किसी भी एटम को अगर साथ में लिखना है, किसी एटम का सही रिप्रेजेंटेशन करना है, तो आपको ये बेसिक 3 चीजें चाहिए ही चाहिए होगा। अब कोई बोले एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, इसके ऊपर भी जाएंगे, लेकिन किसी एटम को रिप्रेजेंट करना है तो 3 बेसिक कंडीशन है। और ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि सर ऑलवेज याद रखिएगा, ऑलवेज A is greater than equal to Z, A is always greater than equal to Z। A हमेशा कहां रहेगा, कोई भी एटम रिप्रेजेंट किया जाए, A हमेशा कहां रहता है, सुपर स्क्रिप्ट में। सुपर स्क्रिप्ट मतलब ऊपर की तरफ। Z कहां रहेगा, सब स्क्रिप्ट में। Z कहां रहेगा, सब स्क्रिप्ट में। Z कहां रहेगा, हमेशा नीचे रहेगा। A कहां रहेगा, हमेशा ऊपर। Z कहां रहेगा, हमेशा नीचे। A की वैल्यू हमेशा ग्रेटर या ऑलवेज इक्वल टू, मतलब ऑलवेज इक्वल कह रहा हूं, ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू Z होगा, लेस देन नहीं हो सकता। कभी भी कोई पूछ दे सर लेफ्ट लिखेंगे राइट लिखेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा सर, लेफ्ट लिखिए या राइट लिखिए, आपको बस इतना पता होना चाहिए ये ऊपर लिखना है, ये नीचे लिखना है। सर नाइट्रोजन आप ऐसे लिखेंगे 7 और 14, नाइट्रोजन को आप ऐसे नहीं लिख सकते 14 7, ऐसे नहीं लिख सकते हो, ये नहीं लिख सकते। नाइट्रोजन को सर ऐसे नहीं लिख सकते कि सर 14 और 7, ये सब लिखोगे गलत हो जाएगा। किसी भी एटम का रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, सर उसका एटॉमिक नंबर और उसके मास नंबर से। अब यहां पर आपको आज पहला होमवर्क दे रहा हूं। पहला होमवर्क क्या है कि सर फर्स्ट होमवर्क देखिएगा, फर्स्ट 30 एलिमेंट्स का, फर्स्ट 30 एलिमेंट्स का, फर्स्ट 30 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर एंड मास, एटॉमिक नंबर एंड मास याद करके आना है। आज के आज कर लीजिएगा, लर्न करना है आज के आज। पहले दिन का होमवर्क यही है। आप पहला, अभी डीपीपी मिलेगा लेकिन हाँ पहले इसको आज फिनिश कीजिएगा। जिन लोगों को हो सकता है वीडियो पॉज करके आप लिस्ट बना लीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा, क्योंकि अभी क्वेश्चंस करने हैं। अगर होगा वीडियो पॉज कीजिए, आप एक बार 1 से लेकर 30 तक के हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन ऐसे करके लिखिए, उसके सारे एटॉमिक नंबर, उसके सारे एटॉमिक मास लिख लीजिए, ताकि अभी आपको इसी चैप्टर में अच्छा लगना चालू हो जाएगा। वीडियो पॉज कर लीजिए, 5 मिनट लगेंगे, इंटरनेट पे बहुत जगह मिल जाएगा। आपके पास ऑलरेडी आता है तो चलिए आगे, ऑलरेडी आपको आता है तो आगे चलिए। मैंने क्या बोला सर, अब कोई पूछ दे सर व्हाट इज एटॉमिक नंबर, बेटा इसी का तो मैं वेट कर रहा था। कोई पूछे सर व्हाट इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड व्हाट इज एटॉमिक नंबर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है सर, इट रिप्रेजेंट्स, देखिएगा ध्यान से, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। किसी एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं इसकी बात करेगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात कौन करेगा, एटॉमिक नंबर। मतलब प्रोटॉन्स के बारे में जो डिस्कशन देगा, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ये क्या होगा, एटॉमिक नंबर। दूसरी बात सर मास नंबर क्या होता है, मास नंबर जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से सुनिएगा, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स कौन से होते हैं, जो न्यूक्लियस में रहते हैं, या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। एक एटम में कितने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हैं जो न्यूक्लियस में रहते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मास नंबर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मास नंबर। कितने प्रोटॉन्स रहते हैं, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एटॉमिक नंबर। ये क्या कहलाता है, मास नंबर। ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बताएगा, ये क्या बताएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताएगा। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, भैया इलेक्ट्रॉन्स की इज्जत नहीं होती। इसी बात पे ध्यान सुनिएगा, एटम के अंदर गए, हमने मैटर को क्लासिफाई किया, सॉलिड लिक्विड गैस, प्योर सब्सटेंसेस मिक्सचर, प्योर सब्सटेंसेस मिक्सचर में एलिमेंट्स कंपाउंड। उसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल पे आए, हमने देखा एटम होता है, मॉलिक्यूल होता है, आपस में रिलेशन होता है। अब एटम के घर में चले गए, एटम के घर में जाके पूछ रहे हैं भैया सुनो ना, तुम्हारे पास कौन कौन से लोग रहते हैं। तो उसने क्या बोला, देखिएगा एटम के घर जाएंगे तो उसने क्या बोला, सर उसने बोला कि सर हमारे घर में, एटम के घर में, जो हमारे सिलेबस में आज के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग होते हैं एटम के घर में, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो कौन कौन से लोग हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में बात करें तो हमारे सिलेबस में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। मैं एक लिस्ट लिखता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि सर ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, प्रोटॉन। एटम के घर में जाएंगे तो 3 लोग मिलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक प्रोटॉन मिलेगा, एक न्यूट्रॉन मिलेगा। सर इसका रिप्रेजेंटेशन जो होगा, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं,
ई माइनस से रिप्रेजेंट कर देते हैं सर, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ई प्लस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको सर एन से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से देखिएगा सर, इसके बारे में बात करें तो इसका चार्ज जो होता है, इसका चार्ज जो होता है वो कितना होता है -1.6 10 की पावर -19 कूलम्ब। सर इसका चार्ज एकदम अपोजिट 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा उसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, प्रोटॉन का चार्ज। न्यूट्रॉन का चार्ज भाई साहब न्यूट्रल होता है, या बोल सकते हैं कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो होते हैं ये जीरो होते हैं, न्यूट्रल। ध्यान से देखिएगा एक चीज और सर, एक बात और बतानी थी, ये जो चार्ज है ना एब्सोल्यूट चार्ज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट चार्ज। मतलब सर एग्जैक्टली एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होगा, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शंस करेंगे आपको ही पता है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी ना, अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो हम उसको -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम नहीं लेते, हम लोग उसको सर यहां पर एक वर्ड यूज करते हैं एंड दैट इज नोन एज रिलेटिव चार्ज। देखिएगा ध्यान से, रिलेटिव चार्ज। सर इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, -1। देखिएगा इसका यूनिट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, -1। इस पे कितना चार्ज होगा, +1, क्योंकि ये अगर -1 है तो ये क्या हो गया, +1, और इस पे कितना चार्ज हो गया, 0। रिलेटिव चार्ज इज नॉट इन कूलम्ब। कूलम्ब यूनिट क्या है, मतलब ये बोल दिया गया कि सर आज से ना इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज आता है। अब मैं बोलूं मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो तुम बोलोगे सर मैंने कितना चार्ज दिया, तो सर इतना चार्ज दिया। इतना बड़ा नंबर कौन लिखेगा, बेटर है कहीं पे -1 लिखा हुआ है, देखिएगा कहीं भी ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, सर इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। एग्जैक्ट चार्ज -1 नहीं है, एग्जैक्ट चार्ज कितना है सर, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। याद रखिएगा रिलेटिव चार्ज। सिमिलरली अगर मैं मास की बात करूंगा तो मास में भी देखेंगे, अगर आप मास देखेंगे तो ये देखिएगा मास कितना आता है। इसका मास लेंगे, इलेक्ट्रॉन का मास, भाई साहब जिंदगी इनकी बेकार है। इनके पास देखो चार्ज का घमंड बहुत है। इलेक्ट्रॉन जो है ना घर का सबसे छोटा वाला भाई है। देखते हो घर में जो छोटा भाई होता है उसकी कोई इज्जत होती है क्या, या तुम ही अगर छोटे हो देखो सब ऐसे ही बैंड बजा रहे होते हैं पूरे मोहल्ले। तुम छोटे छोड़ो, मोहल्ले में जो घर का सबसे छोटा बच्चा होता है यार, जो आसपास का, उसको कोई इज्जत देता है क्या, कोई इज्जत नहीं। कहीं भी उसको कोई भी मतलब होता है ना, पीट रहा है, मार रहा है, पिट रहा है, उसकी कोई इज्जत, उसके ऐसा कभी सुना कि अरे मेरे छोटे भाई को उसने बोल दिया यार चलो यार लड़ाई लड़ते, ऐसा कर, बहुत रेयर होता है। छोटा मतलब स्कूल वाला नहीं, छोटा मतलब वो जो जिसकी कोई क्लास नहीं होती, जिसका कोई डिफाइन नहीं होता, जो जिसका सिर्फ एक ही काम है खाना पीना सोना और फिर आपको परेशान करना, वो वाला छोटा। बड़ा होगा तो चलो अलग कहानी है, लेकिन छोटा मतलब उसको कोई वैल्यू नहीं, उसकी लाइफ में कभी ऊपर लटका है, कभी कहीं जा, कहीं इधर बेड पे चढ़ा है, कहीं कुछ नहीं होता। वैसी हालत इलेक्ट्रॉन की होती है। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है कि हाँ सर हाँ मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, उसकी वैल्यू -1 है, लेकिन मास के नाम पे देखो भाई सबसे छोटू सा, इसका मास एकदम मतलब -31 kg। इसकी बात करेंगे तो इसका मास जो होगा देखोगे इसके सामने 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस, अगर मैं बात करूं 27 kg। इन दोनों का मास देखोगे, देखो न्यूट्रॉन का, देखो न्यूट्रॉन भाई साहब देखो कितने चुपके से बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, मैं किसी कोई चार्ज नहीं रखता अपने अंदर, लेकिन मास रखता हूं भाई साहब, आप मुझे हल्के में ना ले लें। आप देखिए सर यहां पर भी एक वर्ड यूज करा जाएगा, दैट इज नोन एज रिलेटिव मास। रिलेटिव मास क्या होता है, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं 1 AMU। 1 AMU याद रखिएगा, इसको क्या ले लेते हैं 1 AMU। ये दोनों चार मास क्या होते हैं 1 AMU। व्हाट इज AMU? AMU इज नोन एज, AMU इज नथिंग मास ऑफ 1 प्रोटॉन, मास ऑफ 1 प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसकी वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। अगर कोई ग्राम में कन्वर्ट करना चाहता है तो सर इसको -24 ग्राम लिखेंगे। ये 1 AMU। AMU का फुल फॉर्म क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। AMU का फुल फॉर्म क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। और इसको हम लोग U से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहीं कहीं U से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो इसकी वैल्यू 1 ले ली, इसकी वैल्यू 1 ले ली, भाई साहब पता है ये कितना होता है 1/1837 टाइम्स, मतलब 1 AMU का इतना कम हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट इसको कितना मान लेते हैं 0। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि सर आप जब देखेंगे
आप जब देखोगे आपको दिख जाएगा कि सर ये क्या हो रहा है। सर इन सब का जो चार्ज है, जो मास है, इन सब का सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो चार्ज और मास है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का 3 एटम के घर में गए, हमने बोला यार हमने मैटर को तोड़ा, मैटर को तोड़ के हम कहां पहुंचे, एटम के पास। मॉलिक्यूल्स को तोड़ के कहां पहुंचे, एटम के पास। एटम के पास गए तो बोला कि तुम्हारे पास क्या क्या है, तो उसने बोला देखिए मेरे घर में 3 टाइप के लोग रहते हैं, एक छोटू, एक प्रोटॉन और एक क्या है, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, ये लोग न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, तो इनकी इज्जत है। क्यों? क्योंकि सर इनके पास ना मास होता है, ये हेवी आदमी होते हैं। ये ना वो वाली बात नहीं है, जैसे घर में छोटा भाई, उसकी क्या इज्जत है, कहीं पिट रहा है, तुम्हें भी हंसी आ रही है, अच्छा ये है, ठीक है, पिटा ऐसे दो दो ही मारा, अरे 3 तो 3 दे देते यार मेरी तरफ से। आदमी होता है अपने अपने हिसाब से, अरे अपना अपना प्यार करने का तरीका होता है। घर में छोटे भाई की ऐसे ही प्यार कर रहे होते हैं। छोटे भाई का क्या होता है, अबे जूते लेके आ, खाना लेके आ, ऐसे चल रहा होता है। ठीक है, छोटा भाई हम लोग जो बना देते हैं उसको, या तुम छोटे हो तुम्हें ये दर्द पता होगा, जो छोटे होंगे बोलेंगे सर हमारी दुख पे आपने मतलब नमक छिड़क दिया। भाई कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा मौका आएगा, तुम ही केमिकल रिएक्शन कराओगे, बुरा मत मानना। घर में जो जितना फसाद होगा ना वो सारा का सारा तुम ही कराओगे ना, ठीक है, वो वही करेगा। वो कहीं से कहीं फ्रिज का कहीं लाइन काट देगा, कभी कुछ कर देगा, कभी कुछ कर देगा, वही काम करेगा। तो यही काम इलेक्ट्रॉन करता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है इनके रेस्पेक्ट में, 0, उसको कोई काउंट नहीं कर रहा। लेकिन भाई साहब चार्ज है, तो याद रखिएगा घर में, इलेक्ट्रॉन के घर में, एटम के घर में गए, 3 पार्टिकल मिले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन दोनों का मास हेवी है, इस दोनों का चार्ज अपने पास इक्वल है। इसका चार्ज -1, यहाँ +1। याद रखिएगा यहाँ कोई यूनिट नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक ऊपर गया तो -1, एक नीचे आया तो +1, पक्का। सब एटॉमिक पार्टिकल 3 टाइप के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। और कोई पूछे तो ध्यान से देखिएगा, जितने भी सर केमिकल रिएक्शन जो होती हैं, अरे केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या करता है। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो सर ये क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन कॉज करेगा। याद रखिएगा, देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मतलब जो देखो घर का जो सबसे छोटा भाई है ना, उसके कारण क्या होगा, घर में हल्ला हुड़दंग चलता रहेगा, छोटी मोटी रिएक्शन कराएगा। लेकिन तुम्हें ही पता है छोटा भाई जब तक हल्ला कर रहा है कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर कोई हेवी इंसान, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वाला, घर में पापा मम्मी वाले लोग, अगर अपने पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ हुआ, भाई साहब ये क्या करते हैं, कॉजेज, ये छोटी मोटी बात नहीं करते। ये कौन सी बात करते हैं, ये बोलते हैं भाई बॉम्ब लगा दिया, न्यूक्लियर रिएक्शन करा देते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास कम था, 0 था, चार्ज बराबर था, लेकिन बेचारा थोड़ा बहुत केमिकल रिएक्शन करके जाएगा। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ेंगे वो सारी की सारी किसके कारण होंगी, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केमिकल रिएक्शन नहीं करते, वो सीधा बॉम्ब फोड़ देते हैं। अरे होता है ना, घर में एक आदमी होता है जिसको देख के आदमी डर जाता है, भाई ये इसने बोल दिया चुप एकदम। मान लो कोई मम्मी बोल रही है जिसकी घर में कम वैल्यू है, तो क्या करते हैं हम लोग, मम्मी बोल रही टीवी बंद कर दो, हाँ हाँ बंद कर, बस ये वाला देख लेता हूँ, ये वाला देख लेता हूँ। लेकिन जैसे ही आपको पता है कि पापा या बाबा या जो भी अपने ग्रैंडफादर, अम्मा अम्मी जो भी हैं, कोई एक बार बोला चुप, एक बार में सीधा मतलब रिमोट से ही नहीं बंद करना, सीधा जाकर मेन स्विच ऑफ कर देते हैं हम लोग टीवी का, तो वाली चीजें होती हैं। तो सिमिलर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या करता है, केमिकल रिएक्शन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियर रिएक्शन। अच्छा मैंने क्या बोला, इवन अभी तुमने जो 2 चीजें पढ़ी, एटॉमिक नंबर, आप किसी एटम को रिप्रेजेंट करने जाते हैं तो यहां पर क्या देखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सोचो इलेक्ट्रॉन की इतनी कम वैल्यू है कि उसको हम काउंट भी नहीं करते। सर मास नंबर की बात कर रहे थे, तो मास नंबर में क्या होगा सर, मास नंबर क्या होगा सर, ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्यों भाई साहब, क्योंकि सर न्यूक्लियस के जो अंदर रहते हैं, कौन कौन से लोग न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, सर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं। तो सर अगर किसी का एटॉमिक नंबर पता है मतलब उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है, मास नंबर पता है तो उसके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स पता है। लेकिन सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सर एक बात बताइएगा, कोई पूछ दे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जेड से आ गया, अच्छा चलो एक बात बताओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कहां से आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कहां से आएगा, सर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ए, इसमें से क्या माइनस कर दो, जेड। तो याद रखिएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे सर, ऊपर से नीचे को माइनस कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, ये देखिएगा सर इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, सर प्रोटॉन का नंबर क्या होता है, यही तो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन्स का नंबर कैसे आएगा सर, ऊपर से नीचे माइनस कर दीजिए, 16 - 8 क्या हो गया, 8 हो गया। अब कहानी ये आती है कि सर घर में जो छोटा बच्चा था उसको नहीं काउंट करेंगे क्या, काउंट करेंगे ना यार, लेकिन उसकी वैल्यू उतनी नहीं रखते। हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई बोले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिसाइड करते हैं, ध्यान सुनना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिसाइड होता है सर,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होगा इफ एटम इज अनचार्ज्ड, या फिर हम उसको बोल देते हैं न्यूट्रल। अगर एटम पे कोई चार्ज नहीं है या फिर वो न्यूट्रल है तो उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। जैसे इस केस में ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगा, प्रोटॉन के। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगा, प्रोटॉन के। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन ध्यान सुनना, अगर चार्ज एटम हुआ, चार्ज एटम का मतलब हो गया कि सर आयंस की बात करेगा। चार्ज एटम का मतलब किसकी बात करेगा, आयंस की बात करेगा। और आयंस में जब बात करोगे तो आयंस दो टाइप के, कौन कौन से, एक होते हैं कैटायंस और एक होते हैं एनायंस। कैटायंस और एनायंस में बात की जाए तो कैटायंस क्या होते हैं, ये निगेटिवली चार्ज होते हैं, ये निगेटिवली चार्ज क्यों होते हैं, बिकॉज ये क्या करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एनायंस कब बनता है, निगेटिव चार्ज कब आता है, जब आप इलेक्ट्रॉन गेन करते हो। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, कैटायंस की बात करे जाए तो सर ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ये क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और ये कब होते हैं, क्योंकि सर आप गेन कर रहे हो। ये क्यों होते हैं, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर आपने अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया, निगेटिव चार्ज दे दिया, तो आपके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अगर आपने पहला निगेटिव चार्ज दे दिया तो आपके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और अगर आपने निगेटिव चार्ज गेन कर लिया तो आपके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। एनायंस में और कैटायंस में देखिएगा, कैटायंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में लॉस हो रहा है तो माइनस क्या कर दीजिए, चार्ज कर दीजिए, चार्ज ऑन कैटायन, माइनस ऑफ चार्ज ऑफ कैटायन। चार्ज ऑफ कैटायन को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। लेकिन अगर एनायन है तो एनायन के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस क्या करेंगे सर, जो चार्ज है ना उसका मॉड ले लीजिएगा, चार्ज ऑन एनायन, इसका मॉड ले लीजिएगा, चार्ज ऑन एनायन, ये ले लीजिएगा, पक्का। तो सर कैटायन हो गया, एनायन हो गया, कैटायन हो गया और एनायन हो गया। चार्ज एटम दो टाइप के, एक पॉजिटिवली चार्ज, एक नेगेटिवली चार्ज। अगर न्यूट्रल हैं आप, अगर आप न्यूट्रल हैं तो आपके ऊपर क्या हो जाएगा, अगर आप न्यूट्रल हैं तो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इक्वल। लेकिन अगर आप चार्ज हैं तो चार्ज के केस में क्या होगा सर, एक तो कैटायन होगा और दूसरा क्या होगा, एनायन। कैटायंस किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस, कैटायंस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कम कर देंगे। क्यों कम करेंगे, बिकॉज लॉस हो रहा है। कम क्यों किया, बिकॉज लॉस हो रहा है। यहां प्लस क्यों किया, बिकॉज यहां पर क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। यहां प्लस क्यों किया, क्योंकि यहां गेन हो रहा है। सर कोई बोले सर इतना बेसिक, भाई ये इससे क्वेश्चन आए हुए हैं और आपको भी प्रिपेयर्ड होना है, आपको भी जानना है इस तरह के क्वेश्चंस को, आपको भी समझना है इस तरह के क्वेश्चंस को। ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे कोई बोल दे, ध्यान सुनिएगा। ये देखिए क्लोरीन है सर, ये न्यूट्रल है, यही क्लोरीन पे अगर +1 कर दूं, अब बताइए इन तीनों केस का आप क्या करना शुरू कीजिए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकालिए, क्या होगा। चलिए प्रोटॉन बताइए, इन तीनों केस में प्रोटॉन सेम आएगा। क्यों, क्योंकि सर एटॉमिक नंबर सेम है। जो न्यूट्रॉन्स आएंगे वो कितना होंगे, 35 - 17 कितना होगा, 18। यहां भी न्यूट्रॉन कितना होगा, 18। यहां भी न्यूट्रॉन कितना होगा, 18। चेंज क्या आने वाला है, तो सर इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन कितना होगा यहां पर, सर न्यूट्रल है तो 17, यहां पर न्यूट्रल है तो सर इक्वल टू प्रोटॉन। अगर आप न्यूट्रल हैं तो आपका इक्वल टू प्रोटॉन। लेकिन अगर यहां पर बात की जाए तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम हो जाएगा। कितना सर, 1 कम हो जाएगा, 1 प्लस है तो निकल जाएगा +1, मतलब ये -1 हो गया। यहां पर इलेक्ट्रॉन कोई पूछे तो ये क्या हो गया, 18 + 17, 17 - 1 क्या हो गया, 16। और यहां पर इलेक्ट्रॉन कोई पूछे तो 17 + 1 कितना हो गया, 18। देख लो सर, इनका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में चेंज नहीं आ रहा। याद रखिएगा, चार्ज निगेटिव और पॉजिटिव आने से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में कोई फर्क नहीं आता। इलेक्ट्रॉन आए और जाए, सिर्फ रिलेटिव चार्ज चेंज होता है। यहां -1 या +1 है, इसका मतलब है कि आपने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। ये +1 और -1 कूलम्ब वाला नहीं है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के जाने और आने को बता रहा है। तो बस यही चीज ध्यान रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन पूछ दे, मान लो तुमसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ दिया, ये देखिएगा, हाइड्रोजन प्लस ले लिया,
और हाइड्रोजन माइनस ले लिया। चलिए इन सब तीनों केस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, वीडियो पॉज कीजिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों केस में निकालिए। इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों केस में निकालिए। क्या होगा, क्या होगा देखेंगे। प्रोटॉन 1 है, सबके लिए प्रोटॉन 1 है। न्यूट्रॉन के नंबर निकालेंगे, सबके लिए 0 होगा। यही एक एटम है जिंदगी में, यही एक एटम है जिंदगी में जिसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, 0। बिना न्यूट्रॉन की एग्जिस्ट कर जाता है, यही एक एटम। बाकी कोई भी दुनिया का एलिमेंट उठा लीजिए, कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, बिना न्यूट्रॉन के कोई एटम नहीं हो सकता, सिर्फ हाइड्रोजन एक्सेप्शन है। इलेक्ट्रॉन क्या होगा यहाँ पर, 1 + 1 होगा, कितना हो गया 2। ये क्या होगा सर, 1 होगा। ये क्या होगा, 1 - 1 0। एक बात बताऊं, H+ को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, प्रोटॉन। आगे जाके आप पढ़ेंगे प्रोटॉन बोला जाए। H+ को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। क्यों, क्योंकि सर देखिए ना, ना न्यूट्रॉन है ना इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, H+। H+ में क्या बचा, प्रोटॉन। तो ऑब्वियस इसको क्या बोल देंगे, प्रोटॉन। क्यों, क्योंकि H+ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अंदर ना इलेक्ट्रॉन है ना न्यूट्रॉन है, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोटॉन को। सर ये देखिएगा H-, ये इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड आयन, और ये तो हाइड्रोजन एटम है ही है। ये क्या कहलाता है, हाइड्राइड आयन। ये किसको अचीव कर चुका है, ये सर किसको, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन आ गई। ये नोबल गैस की तरह बिहेव करता है H-। तो हाइड्रोजन +1 भी दिखाता है, हाइड्रोजन -1 भी दिखाता है। वो कैसे दिखाएगा, +1 मतलब प्रोटॉन हो गया, -1 मतलब हाइड्राइड आयन, नोबल गैस को अचीव कर गया। पक्का हो जाएगा। सर एक सिंपल सी चीज मुझसे एक बात बताइए, ए और जेड, ए एंड जेड, एटॉमिक नंबर और मास नंबर और एटॉमिक नंबर, ये लोग किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, मास नंबर और एटॉमिक नंबर। सर ये प्रोटॉन को और ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स को। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, बहुत बेसिक सी चीजों से कोई पूछे कि क्या होगा, अभी 2023 का पेपर दिखा दूंगा, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इनकी बात की जाए, मुझसे कोई पूछ दे कि सर ए और एटॉमिक नंबर, जेड, मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कभी भी कैन नेवर बी निगेटिव, कभी निगेटिव नहीं हो सकते, फ्रैक्शन नहीं हो सकते, 0 हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव और फ्रैक्शन कभी नहीं होंगे, याद रखिएगा। कभी भी आप ऐसा नहीं हो सकता, जैसे मैं आपके एक सिंपल सा एक जोक करता हूँ हर एक क्लास में कि भैया तुम्हारे घर पे आऊँ, तुम ये नहीं बोल सकते कि मेरे घर में 4.5 लोग रहते हैं, 4.5 लोग रहते हैं। क्यों, क्योंकि सर ऐसा नहीं, सर छोटा भाई उसको आधा काउंट कर लो, सर उसकी हाइट छोटी है तो उसको आधा काउंट कर लो, वो कम खाता है तो उसको आधा काउंट कर लो, ऐसा नहीं होता, आधा नहीं होता भाई। किसी के घर में गए, तुम सोचो एटम के घर में गए, तुम पूछ रहे भाई तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है, उसने बोला इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। मैं तुम्हारे घर आऊं, तुम पूछो कितने लोग रहते हैं, तुम बोलो सर 4.5। कैसे, मम्मी पापा मैं भाई और एक छोटा भाई है, सर बहुत नालायक है, उसको आधा ही काउंट करो, सर उसको ना 4.5 थोड़ा, सर मैं पापा मम्मी और भाई रहते हैं, बहन रहती है, और एक ना सर छत पे एक भूत रहता है, सर कभी कभी दरवाजा खुलता है वहां का, कभी कभी ऐसे ना सर जैसी ही हवा चलती है दरवाजा बंद हो जाता है उसका। भाई ऐसा नहीं होता ना कि आधा आदमी कोई काउंट कर रहा है, नहीं काउंट करा जाता। याद रखिएगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए कभी निगेटिव या फ्रैक्शन नहीं हो सकते कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर है नहीं, माइनस में है, इलेक्ट्रॉन होगा या 0 होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा माइनस में, मतलब आ सकता है, भूत थोड़ी ना है भाई। सर हवा में, जैसे हवा सब जगह एग्जिस्ट करे वैसे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, ऐसा नहीं बोलते। तो याद रखिएगा एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ये कभी निगेटिव या फ्रैक्शन नहीं हो सकते। फिर किसी के दिमाग में आ जाता है कि सर आपने बोला मास नंबर फ्रैक्शन नहीं होते, लेकिन मैं कुछ लोगों को जानता हूं जिनका मास नंबर, मास क्या होता है, फ्रैक्शन में होता है। ध्यान सुनिएगा, मैंने बोला है मास नंबर फ्रैक्शन में नहीं होता। आप जो बोल रहे हो ना, आप जो बोल रहे हो वो क्या बोल रहे हो कि सर एटॉमिक मास, आप बोल रहे हो एटॉमिक मास आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा। ये फ्रैक्शन हो सकता है, कैसे, क्योंकि सर ये जो फ्रैक्शन होता है ना, ये मोस्टली मास नंबर के बराबर होता है, लेकिन एटॉमिक मास कैन बी फ्रैक्शनल, क्यों, बिकॉज ऑफ आइसोटोप्स। अब पता चलता है कि सर आइसोटोप्स किसको बोलते हैं, तो भैया आइसो वर्ड याद रखिएगा, आइसो केमिस्ट्री में वर्ड यूज किया जाता है सेम के लिए, आइसो मतलब इक्वल। आइसो वर्ड जब भी यूज किया जाए समझ जाना, आइसो प्रीफिक्स जो होता है ये जिसके लिए भी, प्रीफिक्स मतलब जिसके आगे लग जाए, आइसो मींस क्या होता है सर, इक्वल, या फिर हम बोल देते हैं सेम, जिसके आगे लग गया उसकी आगे की जिंदगी वो सेम कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान सुनना, 6 आइसो वर्ड्स मैं यहां बताने वाला हूं, 6 के 6 आइसो वर्ड्स का ध्यान रखिएगा। कौन कौन से, ये देखिएगा, आइसो टोप्स,
आइसोटोप्स बोला मतलब दो लोगों के बीच में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। अगर प्रोटॉन सेम है इसका मतलब क्या है, उनके बीच में देखना ध्यान से, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है मतलब उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, बट मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे ये सबसे बेस्ट एग्जांपल 1H1 1H2 1H3 देख लो। एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। ये क्या कहलाता है, हाइड्रोजन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ड्यूटेरियम कहलाता है। इसको डी से भी डिनोट कर देते हैं। और ये क्या कहलाता है, ट्रीटियम कहलाता है। टी से डिनोट कर देते हैं। देख लो सर ये आइसोटोप्स है मतलब सबका मास एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट। सर सबके मास नंबर क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। आइसोटोप्स मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर क्या हो गया, डिफरेंट। मास प्रोटॉन देखो ना, इसका प्रोटॉन कितना 1, प्रोटॉन कितना 1, प्रोटॉन कितना 1। न्यूट्रॉन्स निकालने जाओगे, न्यूट्रॉन्स निकालने जाओगे, यहाँ 0, यहाँ 2 - 1 1, 3 - 1 2 हो जाएगा। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। सर अगर दूसरी कोई आइसो की बात की जाए तो एक हम लोगों के पास बहुत फेमस एग्जांपल है आइसोबार्स। आइसोबार्स किसको बोलते हैं, जिनमें हम लोग क्या बोल देते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोल दिया जाता है। सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब कि सर जहां पर मास नंबर क्या रहे, सेम रहे, मास नंबर क्या रहे, सेम रहे, और एटॉमिक नंबर क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। एटॉमिक नंबर क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दोनों क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हो गए। कैसे, देखो ना, सबका मास नंबर क्या हो गया, सेम। एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट। कार्बन अलग है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर अलग है। यहां पर देखोगे दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, वहां देखोगे एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है। हाइड्रोजन के अंदर आइसोटोप्स होते हैं। यहीं पर इसीलिए बोला आइसोटोप्स के केस में ही एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं, जहां पर एटॉमिक मास क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल। कैसे सर, यहां ये वाला बंदा बोल रहा है मेरा मास कितना है 1, ये वाला बंदा क्या बोल रहा है मेरा मास 2, ये वाला बंदा क्या बोल रहा है मेरा मास 3। सर 1 2 3 हाइड्रोजन बेचारा डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि मेरा मास 1 है, मेरा मास 2 है या मेरा मास 3 है। इन्हीं लोगों के लिए जहां पर ज्यादा, एक से ज्यादा मास आ जाए एक ही एलिमेंट का, उस केस में ही हम लोग क्या करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। अभी जस्ट सीखेंगे, लेकिन पहले ये चीज देखते हैं। आइसोबार्स हो गए, थर्ड वन ध्यान से देखिएगा। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का मतलब क्या हो गया, सेम नंबर ऑफ, किसी किन्हीं के बीच में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गया तो उसको क्या बोल देते हैं, आइसोटोन्स। अगर मैं बोलूं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अगर बोला जाए आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या हो गया, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर मैं बात करूं आइसो स्टर्स, ध्यान से देखिएगा, स्टर्स, आइसो स्टर्स क्या होते हैं, आइसो स्टर्स क्या होते हैं कि सर इनका, आइसो स्टर्स किसको बोलते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो और सेम एटॉमिसिटी। सर मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। लेकिन आइसो स्टर्स जो होते हैं ना, आइसो स्टर्स ये किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन भी सेम हो और एटॉमिसिटी भी सेम हो। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं तुमसे ये पूछता हूं, N2 है और CO2 है, जिन लोगों को एटॉमिक नंबर, मास नंबर याद है उनके लिए आसान हो जाता है। N2 बताओ, नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 7। चलो पहले इसकी एटॉमिसिटी बताओ, दोनों की एटॉमिसिटी बताओ। एटॉमिसिटी कितनी हो गई, इसके अंदर 2 एटम, 1 एटम 3, यहाँ 1 एटम 2 एटम, तो कितना हो गया 3। एटॉमिसिटी सेम है। इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 × 2, प्लस ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 8, तो कितना हो गया 22 इलेक्ट्रॉन्स। यहां काउंट करो सर, यहां पर कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, ऑक्सीजन के कितने होते हैं 8, 8 × 2 कितना हो गया 6 + 16 कितना हो गया 22। देख लो, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हैं और प्लस आइसोस्टर्स हैं। कैसे, आइसोस्टर्स का मतलब क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन भी सेम रहे और एटॉमिसिटी क्या हो जाए, सेम हो जाए। आपका इलेक्ट्रॉन सेम रहे और एटॉमिसिटी भी क्या हो जाए, सेम। इनका एटॉमिसिटी भी सेम है और इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है ही है, तो आइसोस्टर्स इनको बोल देंगे। लास्ट वन देखिएगा, आइसो वर्ड में बात करें तो इसको हम लोग बोल देते हैं आइसो डायाफर्स। आइसो डायाफर्स, आइसो डायाफर्स क्या है कि भैया आइसो डायाफर्स की बात की जाएगी तो आइसो डायाफर्स मतलब, ध्यान से देखना, इन क्या रहेगा, सेम डिफरेंस ऑफ
P माइनस एन, मतलब इनके बीच में प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन्स का जो डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा। तो याद रखिएगा आइसो का मतलब सेम। अब आइसो के इतने सारे वर्ड्स आ गए, इन्हीं में आपका एग्जाम आपके हो जाएगा। अभी सोचो ना, 1 घंटा हुआ है, शायद 1 घंटा भी नहीं हुआ है, उसमें 10-15 मिनट होने पहले बात करी है। जितना अभी कराया ना, इसके ऊपर आप प्रीवियस ईयर का, मैं बोलूँ कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ, बेटर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिएगा बेसिक का। नीट 2023 का भी क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, नीट 2023 का भी क्वेश्चन दिखाता हूँ। कहाँ गया भाई नीट 2023 वाला क्वेश्चन? क्यों बदमाशी कर रहा है यार, कहाँ गया? हाँ, अभी बस थोड़ा सा ही बताया है, उसी पे आपको 2023 का क्वेश्चन दिखाता हूँ। आप 2024 की बात कर रहे हैं ना, कि जो लग रहा है अरे सर आपने कुछ ज़्यादा कम करा दिया। ये लो, आप सर सोचिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। ये 2023 का क्वेश्चन है, नीट 2023 का। आप 2000, कोई बोले कि सर इतना बेसिक है, इतना इजी पढ़ा रहे हो, बताओ। एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल, गलत हो गया, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, देख लो अपने पास, देख लो क्या हो जाएगा। ए क्या हो गया? ट्रू। ए क्या हो गया? फॉल्स। ए वाले सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, एग्जाम हॉल में स्मार्टली काम करो। बी पे आओ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 की पावर -31, सही है स्टेटमेंट, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। तो बी अपने पास होना चाहिए, देख लो एग्जाम हॉल में तुम्हारा आंसर आ गया। 2 स्टेटमेंट पढ़ा है, आंसर खत्म। एग्जाम हॉल में ऐसे टाइम बचाया जाता है। आज पहली क्लास में, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि जरूरी नहीं कि सर सारा नॉलेज, मुझे CDE से मतलब ही नहीं भाई, मैं 2 पे अपना फिक्स हो चुका हूं, मेरा 2 पे ही काम खत्म हो गया। एग्जाम हॉल में ऐसे नीट क्रैक होगा, धड़ धड़ धड़। आप जो पढ़े, आपने सोचा ना, अभी मैं 30-40 मिनट अभी का क्वेश्चन बताता हूँ। अरे छोड़ो, तुम ये बोलोगे ना कि सर आपने ये करा दिया, फिर से अभी क्वेश्चंस देखो। मैं इसीलिए सारे क्वेश्चंस लेके घूमता हूँ कि भाई कोई ये ना डाउट करेगी अरे सर आपने, ये 2020 का क्वेश्चन है, ये लीजिए। अब लिखने के चक्कर मत पड़िएगा कि सर आप लिखवाए नहीं, ये क्वेश्चन देखिए, ये 2020 का क्वेश्चन है, नीट 2020 का। सर आपको देख लीजिए 2020 का क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इन दिस कंपाउंड। अब सर ये तो मुझे कंपाउंड पता ही नहीं, जरूरत भी नहीं पता करने की भाई। नीचे क्या दिया है सर, ये कंपाउंड का नीचे दिया है 71, ऊपर क्या दिया 175। प्रोटॉन का नंबर कितना होगा, सीधा सीधा 71 एटॉमिक नंबर के इक्वल। न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना होगा सर, ऊपर माइनस नीचे को कम कर दो सर, 104 हो गया। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होगा सर, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन के इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ऑर्डर देख लो, प्रोटॉन का पहले 71, तो ये काटो, ये काटो। सर न्यूट्रॉन्स कितना है 104 नहीं सर, ए इज द करेक्ट आंसर। अब इन सब क्वेश्चन में अगर आप सही से पढ़ गए, कोई टाइम नहीं लगने वाला, किसी टाइम का मतलब कोई अब फालतू का टाइम वेस्ट कर लो वाला कहानी है कि नहीं नहीं सर मुझे तो जबरदस्ती करना ही करना है, टाइम वेस्ट है तो कर लो। अब ये बेसिक बेसिक चीजें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला भी होगा। अब देखते हैं कहाँ कहाँ गया, कहीं तो था यार, चलो अभी देखते हैं, उसको बाद में करते हैं। पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इन सब की बात करते हैं आज, ठीक है ना, क्योंकि ये चैप्टर भी हमें 3 दिन में ख़त्म करना है, तो ऑब्वियस है हमें थोड़ा सा उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। चलो, मैंने बोला तुम्हें कि भैया तुमने क्या देखा, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स काउंट करना सीख लिया। कटायन है तो इलेक्ट्रॉन्स कम कर दो, एनायन है तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा कर दो, न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बात हो गई, एटम की बेसिक्स बातें हो गई। अब देखो एक्चुअली एटम के अंदर या किसी मॉलिक्यूल के अंदर, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। एटम और मॉलिक्यूल में बात करें तो एक सिंपल सी चीज जानिएगा, अभी आपने पढ़ा कि एटम का जो मास नंबर होता है या एटॉमिक नंबर होता है वो फ्रैक्शनल नहीं होता, लेकिन सर ड्यू टू आइसोटोप्स एक एटॉमिक मास का एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या कहता है, इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलेंगे, आम बोल देंगे। शॉर्टकट में क्या बोल देंगे, आम बोल देंगे। एवरेज एटॉमिक मास क्या है कि कोई भी एलिमेंट, ध्यान सुनिए, कोई भी एलिमेंट अगर एक से ज्यादा आइसोटोप्स में रहता है, उस केस में हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, उस केस में हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं। मान लो कोई एलिमेंट है, मान लो एक्स कोई एलिमेंट है, उसके सर 2-3 आइसोटोप्स मान लो एग्जिस्ट करते हैं, एक्स मान लो 20, एक्स 22, एक्स 26, ऐसे ऑब्वियस है एटॉमिक नंबर सेम है। नीचे का हम देख नहीं रहे, क्यों? क्योंकि सर ऊपर वाला ही देखना है, मास देखना है तो ऊपर वाला देखेंगे। सर इसका 20 मास है, इसका 22, इसका 26। एटॉमिक मास, आइसोटोपिक मास पता चल गया, इसका आइसोटोपिक मास कितना है 20, 22, 26। किसने बोला सर इसका मास एग्जैक्ट क्या होगा, तो ध्यान सुनिएगा, आपको क्या करना है, उसका नेचर में ना परसेंटेज अबंडेंस देख लेना है। परसेंटेज अबंडेंस देख लीजिए, मान लीजिए इसका परसेंटेज अगर 40% है
इसका परसेंटेज अगर 20% है तो बाकी बचा हुआ कौन होगा? आपको क्या करना है, आइसोटोपिक मास मिल गया, आप बस परसेंटेज देख लो कि नेचर में उसका एबंडेंस कितना है, उसका 40% है, इसका 20% है, तो इसका कितना बचा होगा? अरे भैया सब मिला के 100% होगा, 20 40 100 60 हो गया, तो इसका मतलब ये कितना होगा? 40%। ये भी होगा, ये भी कितना होगा? 40% होगा। सर तो इसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालें? इसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालें? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एक्स कैसे निकालें? तो सर कुछ नहीं, आपको सिंपल सा एक तरीका बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। 20 इंटू 40 मतलब आइसोटोपिक मास इंटू क्या करना है, उसका एबंडेंस। 20 इंटू 40, 22 इंटू 20। देख लो, इसका आइसोटोपिक मास किससे मल्टीप्लाई करो? इससे। इसका आइसोटोपिक मास उसके परसेंटेज एबंडेंस से, और इसका आइसोटोपिक मास इसके परसेंटेज एबंडेंस से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई 100 कर दो, आंसर आना चालू हो जाएगा। 800 प्लस कितना हो गया? 440 प्लस कितना हो गया? 6 चौका 24 और 1040 डिवाइड बाई 100 कितना हो गया? 40 80 और 4 8 4 12 12 और 2 2 220 22.8 आ गया। आंसर कितना आ गया? 22.8 आ गया। ये मेरा आंसर आ जाएगा 22.8। अब इसको मैं फॉर्मूले के फॉर्म में लिखूं तो आपको बस ये फॉर्मूला याद करके जाना है। एवरेज एटॉमिक मास किसी एलिमेंट का निकालना है तो आप कुछ नहीं करते, आप समेशन करते हो। किसका? सर जो परसेंटेज अबंडेंस है उसको किससे मल्टीप्लाई करो? सर उसके अबंडेंस, जो परसेंटेज अबंडेंस है उसको किससे मल्टीप्लाई करो? उसके आइसोटोपिक मास से। उसके आइसोटोपिक मास से मल्टीप्लाई कर दो। सर ऐसे करके सारे आइसोटोप्स का परसेंटेज अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास कर दो और डिवाइड बाई क्या कर दो? 100 कर दो, आंसर आ जाएगा। डिवाइड बाई क्या कर दो? 100 कर दो, आंसर आ जाएगा। एवरेज एटॉमिक मास का सिंपल सा फॉर्मूला कि सर जो भी अबंडेंस दिया हुआ है, जैसे कोई भी अभी क्वेश्चन देखेंगे, मान लो कोई एलिमेंट दिया है, मान लो ये y है, फटाफट करना, y का 2 है, y का अपने पास 40 है और y अपने पास 45 है, y अपने पास 45 है। हाँ चलो, इसका परसेंटेज अबंडेंस मैंने दे दिया तुम्हें। इसका परसेंटेज अबंडेंस कितना दे दिया? इसका परसेंटेज अबंडेंस 20% दिया है और इसका परसेंटेज अबंडेंस 80% दिया हुआ है। व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ y? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ y क्या होगा? निकालो, फास्ट कैलकुलेशन कीजिए, क्या होगा एवरेज एटॉमिक मास? एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा बताइए? क्या करेंगे? सर 40 इंटू 20। जो लोग करना चाहते हैं वीडियो पॉज करके बेटा अटेम्प्ट कर लो। 45 इंटू 80 डिवाइड बाई 100, ये क्या हो गया? 800 प्लस सर 0, 8 4 जा 5 जा 40, 8 4 जा 3600 डिवाइड बाई, ये कितना हो गया? 4400 डिवाइड बाई 100। 44 इज द करेक्ट आंसर। हो गया, यही इसका एवरेज एटॉमिक मास होगा। सर इसमें देखोगे ना, देखो यहां पे देखो, एक चीज ध्यान सुनना। सर इसका मास नंबर कभी फ्रैक्शन में था क्या? इसका मास नंबर कभी फ्रैक्शन में था क्या? नहीं था ना। लेकिन देख लो एवरेज एटॉमिक मास क्या आ गया? फ्रैक्शन में आ गया। तो याद रखना, मैंने तुम्हें क्या बोला, जब आइसोटोप्स आते हैं, एवरेज एटॉमिक मास किसके लिए होता है? ओनली फॉर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के लिए डिफाइंड होता है। जिसके पास आइसोटोप्स होंगे उन्हीं का मास फ्लक्चुएट करेगा। सर एवरेज एटॉमिक मास किसका लेंगे? एवरेज एटॉमिक मास किसका लेंगे? सर इस केस में लिया, देखो फ्रैक्शन में आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि उसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स क्या हैं? सर आधे अधूरे हैं। नहीं, आधा नहीं होता। जैसे मैं बोलूं आधा आया क्लास में, नहीं ऐसा नहीं होता। आधा थोड़ा, मैं सर आधा आ रहा है, सोच रहा आधा आ रहे हो, ऐसा थोड़ा ना होगा। इलेक्ट्रॉन सर ऐसा, प्रोटॉन ऐसा आधा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आधे नहीं होते, परफेक्ट नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, कभी निगेटिव फ्रैक्शन नहीं होते। लेकिन हाँ, इनका अब मल्टीप्लीकेशन करके निकालोगे तो फ्रैक्शन आ सकता है। एवरेज एटॉमिक मास कैन बी फ्रैक्शनल, बट एटॉमिक नंबर मास, एटॉमिक नंबर जो मास नंबर है, ये कभी फ्रैक्शन नहीं आएगा। एटॉमिक नंबर और मास नंबर कभी फ्रैक्शन नहीं आता है। चलो सर इसका क्वेश्चन करके देखो। इसका क्वेश्चन कहाँ गया भाई? चलो पहले ये निकालो, दो क्वेश्चन कराता हूं, पहले ये करो। ये क्वेश्चन कीजिए, बोरॉन के पास दो आइसोटोप्स हैं।
इसको फटाफट वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। बोरॉन के सर 2 आइसोटोप्स हैं, एवरेज एटॉमिक मास बोरॉन का कैसे निकालें, आम कैसे निकालें, तो सर एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो सर कुछ नहीं 10 इंटू कितना कर दो 19 और 11 इंटू 81 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 19 11 इंटू 81 डिवाइड बाई 100 कर दो, कितना हो जाएगा 190 प्लस 11 इन जा 11 एट जा कितना हो गया 88 891 डिवाइड बाई 100 कितना हो जाएगा 199 कितना हो गया 18 और 8 9 10 108 सर 10.81 ये इनका एटॉमिक मास आ जाएगा, ये इनका एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा, ये इनका एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा, ये इनका एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। पक्का हो जाएगा सर। चलिए अगला क्वेश्चन आप कीजिए। ये क्वेश्चन है एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन इज 35.5, इट हैज 2 आइसोटोप्स 35 एंड 37, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हेवियर आइसोटोप। देखो ध्यान से, अब क्या परसेंटेज पूछ दिया, अब क्या परसेंटेज दिया नहीं है, एवरेज एटॉमिक मास दिया है, परसेंटेज पूछ रहा है। मतलब क्लोरीन का बोल रहा है कि देखिएगा क्लोरीन अपने पास एक 35 है और क्लोरीन अपने पास 37 है, इनका परसेंटेज बताइए सर। अब की बार परसेंटेज एबंडेंस आपसे पूछ रहा है, वो बोल रहा है कि मैं आपको इसका एवरेज एटॉमिक मास बता देता हूं, आप खुश हो जाइए, एवरेज एटॉमिक मास मैं बता देता हूं, आप क्वेश्चन मत निकालिए, आप बताइए। तो सर क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, परसेंटेज एबंडेंस कैसे निकालेंगे। सर इसका मान लो x है तो इसका कितना हो गया 100 माइनस x ले लें, पक्का। और एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या कहता है कि सर एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या कहता है सर, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी 35 इंटू एक्स, 35 इंटू एक्स 35 इंटू एक्स प्लस 37 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो गया 100। सर इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर दें, अब कैलकुलेशन कीजिए, जितना फास्ट हो सकता है कैलकुलेशन कीजिए। सर 2x की वैल्यू इसको इधर लेके आएंगे 37 ना सर, -2x की वैल्यू इसको इधर लेके आएंगे तो -150 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई 75%। इसका एबंडेंस कितना होगा 75, इसका एबंडेंस कितना हो गया 25। क्या पूछना चाह रहा है, बोल रहा है हेवियर आइसोटोप का परसेंटेज बताओ, हेवियर आइसोटोप का परसेंटेज कितना होगा 25, हेवियर आइसोटोप्स का परसेंटेज कितना होगा 25। हो सकता है एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाए कि सर रेशियो बताइए, तो रेशियो क्या होगा 3:1 हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा 3:1 हो जाएगा, निकालते रहिए। तो एवरेज एटॉमिक मास निकल गया, एवरेज एटॉमिक मास निकल गया, एवरेज एटॉमिक मास निकल गया। आइसोटोप्स के केस में आइसोटोप्स निकल गया, आइसो वो हो गए। अब देखिएगा ध्यान से, अब दो चीजें देखिएगा, मॉलिक्यूल्स किससे मिलके बनते हैं, ध्यान सुनना, मॉलिक्यूल्स किससे मिलके बनते हैं, एटम से। अगर मैं तुमसे बोलूं कि भैया ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल मैंने इतना बड़ा लिख दिया, ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल किससे मिलके बना होगा 6 कार्बन के एटम से, 12 हाइड्रोजन के एटम से, ऑक्सीजन के 6 एटम से। तो अगर आपको कोई बोल दे सर, आपको मैंने क्या बोला, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको याद करना है। ऐसे तो पूरा पीरियड टेबल आपको याद होना चाहिए, पीरियड टेबल का ट्रिक भी आपको पता चल जाएगा जब आपका इनऑर्गेनिक चालू होगा तो, लेकिन हाँ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे 6 कार्बन का और 12 हाइड्रोजन का 6 ऑक्सीजन का। सर इसका अगर कोई बोल दे कि मॉलिक्यूलर मास निकालिए, मॉलिक्यूलर मास निकालिएगा, तो ध्यान सुनिएगा कैसे निकालेंगे। सर कार्बन का कितना होता है 12, कार्बन का कितना होता है 6 एटॉमिक नंबर 12 मास नंबर, तो 12 जस्ट मॉलिक्यूलर मास इज नथिंग, एटॉमिक मास को ही क्या कर दीजिए सर, एटॉमिक मास को ही क्या कर दीजिए, एटॉमिक मास को ही क्या कर दीजिए सर, मल्टीप्लाई कर दीजिए उसकी एटॉमिसिटी से। ये कितना हो गया 72 प्लस 12 प्लस कितना 96, सर ऐड करेंगे तो दिस विल बी 180। सर मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 180। सर एटॉमिक मास हो मॉलिक्यूलर मास हो दोनों का क्या आ गया, एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, निकाल दो पक्का। तो ये 180 आ गया। किसी का भी जैसे मान लो वाटर का ही बोला गया, तो वाटर में भी क्या करोगे सर, हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कुछ नहीं सर, उनके एटम्स का मास जोड़ दो, एटम्स का मास कितना है सर 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 कितना हो गया 18। ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान सुनिएगा क्या चीज आने वाली है, अब देखिएगा क्योंकि यहां पर एक कॉन्सेप्ट आने वाला है, और ये क्या होता है ये बताता हूं आपको मैं। इनके अंदर कोई पूछ दे कि सर नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो जैसे आपने मॉलिक्यूलर मास निकाला, अगर कोई पूछ दे सर इलेक्ट्रॉन बताइए इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो सर हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 ×
2। ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8। सर कोई पूछ दे सर प्रोटॉन्स बताइए, तो प्रोटॉन, हाइड्रोजन के अंदर कितना प्रोटॉन है 1 × 2। सर ऑक्सीजन के अंदर कितना प्रोटॉन है 10। कोई पूछ दे न्यूट्रॉन्स बताइए, सर हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन कितना होता है 0। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन 0। सर ये कितना हो गया 8। सर आप कुछ भी एक मॉलिक्यूल को देख के आप ये बता सकते हो इसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर इतने प्रोटॉन है, इसके अंदर इतने न्यूट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स बता सकते हो, उसका मॉलिक्यूलर मास बता सकते हो। यूनिट क्या लगेगा वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एक सिंपल चीज समझते हैं कि मॉलिक्यूलर मास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। जैसे मैं तुमसे बोल दूं कि सर अमोनिया है, अमोनिया के अंदर बताइए सर इसका मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास बताइए। तो सर मॉलिक्यूलर मास आपको रटना नहीं है, आपको एटम का मास पता है ना, जैसे कार्बन नाइट्रोजन का पता है 14 और हाइड्रोजन का 1 × 3, टोटल कितना 17। सर इसमें कोई पूछ दे इलेक्ट्रॉन्स बताइए, नाइट्रोजन का कितना होता है 7, हाइड्रोजन का कितना हो गया 3, 1 × 3 10। प्रोटॉन कोई पूछ दे 7 × 3, सॉरी 7 + 3, 7 + 3 कितना हो गया 10। न्यूट्रॉन्स की बात करें तो 7 = 7। क्यों? क्योंकि सर न्यूट्रॉन्स 0 होते हैं, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं 0। तो किसी मॉलिक्यूल को देख के आप उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स भी बता सकते हैं। जैसे एटम का निकालते थे, एटम को ही बस सम कर दो, एटम का कंट्रीब्यूशन ऐड कर दो, मॉलिक्यूल का निकल के आ जाता है। अब मैंने आपको इस क्यों बताया, क्योंकि यहां से अब नई चीजें कुछ शुरू करने वाले हैं। क्या नई चीज शुरू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके होमवर्क के लिए डाल रखे हैं, तो मैं आपको ना वो क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क डाल रखे हैं, तो वो आपको मैं कुछ क्वेश्चंस वहां पे करवाऊंगा, मतलब होमवर्क के फॉर्म में दूंगा। और डीपीपी तो है ही है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क के फॉर्म में डाल रखे हैं, तो उनको आपको करना है, होमवर्क के फॉर्म में कीजिएगा। चलिए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये एनसीईआरटी में दिया है और अभी के लिए थ्योरेटिकल टॉपिक भी है, काम की चीज है, तो पढ़ लेते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल। आज के टाइम पे आपको भी पता है इंडिविजुअल नहीं है, कर देते हैं, लेकिन हाँ उस टाइम पे बोला था 1808 में बोला था, तो एटम्स की कॉन्सेप्ट को मान लेते हैं। यहां पर देखिएगा स्टेटमेंट, ऑल द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, एक ही एलिमेंट का, मान लो ऑक्सीजन का एटम यहां लिखा और यहां लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, इन दोनों के अंदर सेम प्रॉपर्टीज होंगी, साइज होगा, मास होगा, शेप होगा। लेकिन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, मान लो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन का एटम लिखा है, तो इन दोनों का शेप क्या होगा, अलग अलग होगा, इनके साइज क्या होगा, अलग होगा, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, अलग अलग होंगे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, अलग अलग होंगे। एटम्स of same or different elements, atoms of same or different elements combine together to form a compound in a fixed ratio, एक fixed ratio में combine करते हैं, और ये रेशियो हमेशा सिंपल होल नंबर होता है। कभी भी आपने ऐसा कोई कंपाउंड देखा 1.4 ऑक्सीजन 7 ऐसे 1.9, ऐसा नहीं देखते आप। हमेशा क्या लोगे, नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन 1, नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन 2। ये जो रेशियो होता है हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड रेशियो होता है, और वो होल नंबर रेशियो होता है। बहुत रेयर होता है किसी जगह पे आपको मिले, फ्रैक्शन में मिले, और फ्रैक्शन में मिलता था जहां पे कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं, अदरवाइज फ्रैक्शन में कभी भी कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। एटम्स हमेशा या तो 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करते। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या बोला जाता है कि एटम्स ऑफ 2 एलिमेंट्स में कंबाइन इन डिफरेंट रेशियोज टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। मतलब सर नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये कंबाइन करेंगे, अब एक रेशियो में कंबाइन किया 1:1 रेशियो में, तो NO बनाया, लेकिन सर NO2 भी तो बना सकते हैं, N2O भी तो बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं। अभी हम लोग लॉज में पढ़ेंगे तो ये पता चल जाएगा, N2O5 बना सकते हैं। तो सर इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी चीज को हम लोग बोल देते हैं, अभी थोड़ी देर बाद मतलब अगली क्लास में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यही बोला जाता है, ये डाल्टन ने दिया था कि एक से ज्यादा अगर 2 एलिमेंट मिल रहे हैं, जैसे कोई बोले सर कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलेंगे, तो सर ये क्या बनाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड ही बना सकते हैं, CO2 भी बना सकते हैं। हमेशा क्या करेंगे, अलग अलग रेशियो में, होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं, ये डाल्टन ने बोला था। 6.1 एटम इन अ केमिकल रिएक्शन आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। याद रखिएगा, एटम्स का डिस्ट्रक्शन और वो सब नहीं होता किसी केमिकल रिएक्शन में। एटम्स का क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है, इट कैन बी रीऑर्गेनाइज्ड। ये क्या करता है, रीऑर्गेनाइज करता है। ये क्या होता है, दे गेट ओनली रीऑर्गेनाइज्ड। एटम्स इन अ केमिकल रिएक्शन आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एटम ना डिस्ट्रॉय होगा ना क्रिएट होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, खुद को रीअरेंज कर लेता है। तो एटम्स का रीअरेंजमेंट देख लिया जाता है, एटम्स का रीअरेंजमेंट देख लिया जाता है, पक्का। चलो ये क्वेश्चन देखिए, अभी आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाया था, SO3 का मॉलिक्यूलर मास और O2 का मॉलिक्यूलर, ऑक्सीजन मतलब O2,
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, देखना ध्यान सुनो, ऑक्सीजन एटम बोलेगा तो ऑक्सीजन एटम का मतलब O लेंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोलेगा तो O2 लेंगे। क्वेश्चन में देख के अलर्ट मोड पे कीजिएगा। SO3 के 20 मॉलिक्यूल्स हैं, पहले इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर जो लोग करना चाहते हैं प्लीज वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए। मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का कितना होगा? सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, 32 प्लस 48 कितना हो गया सर? 80 हो गया। O2 की बात करें तो O2 में मॉलिक्यूलर मास जो होगा, O2 में मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक है, अब तुमसे पूछ रहा है कि सर इसके 20 मॉलिक्यूल ले लिए तो 20 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? एक मॉलिक्यूल का कितना है? 80, तो 20 मॉलिक्यूल का कितना होना चाहिए इसका? इसके कितने मॉलिक्यूल्स, मान लो X ले लिया तो X मॉलिक्यूल का मास कितना होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। देखो मैथमेटिकली लिख सकते हो, सर एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? 80, कितने मॉलिक्यूल्स लिया आपने? 20। पूछ रहा है कि इन दोनों का मास कब इक्वल होगा, तो सर इसके कितने मॉलिक्यूल्स ले लो? X। सर अब कर लो, X की वैल्यू कितनी आ गई? 20 इंटू 80 अपॉन 32। सर 16 2 जा 16 5 जा 2 से ये कितना हो गया? 10, कितना आ गया? 50 आ गया। सर कितना आ जाएगा? 50 मॉलिक्यूल्स का मास 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3 के इक्वल होगा। 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3। इस चैप्टर में यही सब करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यही सब करना है। आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखा दिया है, मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखा दिया है, तो मॉलिक्यूलर मास के ऊपर आप क्वेश्चन करते चले जाइए, क्वेश्चन करते चले जाइए, पक्का हो जाएगा सर। श्योर हो? चलो, अब हमें ये पता चल गया कि सर हम इसके अंदर ये चीजें करने वाले हैं। अब मैं आपको एक आज का और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपके लिए मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट है क्या? एक्चुअली मोल कॉन्सेप्ट या इसी को हम लोग नाम देते हैं ग्राम कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट या इसी को नाम देते हैं हम लोग ग्राम कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट या ग्राम कॉन्सेप्ट है क्या? ध्यान सुनना, अभी तक मैंने कोई भी एटॉमिक नंबर हो, चाहे मास नंबर हो, मास नंबर या मॉलिक्यूलर मास, इन सब के आगे ना यूनिट नहीं लगाया था। आप देखोगे मैं मॉलिक्यूलर मास कैसे काउंट कर रहा हूं कि सर इसका मॉलिक्यूलर मास 80, इसका मॉलिक्यूलर मास 32, अभी मैंने यूनिट नहीं लगाया था। अभी यूनिट लगाना अभी चालू करूंगा, लेकिन उससे पहले सुनिएगा मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। व्हाट इज अ मोल? मोल इज नथिंग जस्ट अ नंबर, जिसको, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत छोटे छोटे एटम्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ऑब्वियस यहाँ कैलकुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो मोल क्या है? एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि केमिस्ट्री में हर एक केमिकल स्पीसीज में आराम से मिल जाता है। अदरवाइज मोल का ऐसा कोई बहुत ज्यादा बहुत तूफानी कुछ नहीं है। ये चैप्टर में मोल जो होता है ये कुछ नहीं, ये एक सिंपल बेसिक सा एक नंबर है, जो हर एक अलग अलग जगह पे रिपीट होगा, जिसको हम बार बार देखेंगे और बार बार लिखने का मन नहीं करेगा, तो हम उसको क्या बोल देंगे? मोल बोल देंगे। हम उसको क्या बोल देंगे? मोल बोल देंगे। मोल इज नथिंग जस्ट अ नंबर। जैसे आपके लिए मैं अगर बोलूं कि सर पेयर का मतलब क्या होता है, अगर मैं कहीं बोलता हूं पेयर, ये वर्ड यूज करता हूं, तुम क्या मानोगे? 2, एक पेयर है तो 2। अगर मैं बोलता हूं 2 पेयर, ध्यान सुनना, अगर मैं बोलता हूं 1 पेयर शूज, अगर मैं बोलता हूं 1 पेयर शूज, अगर मैं बोलता हूं 1 पेयर शूज बोल देता हूं, 1 पेयर शूज बोल देता हूं, तो इस केस में क्या हो जाएगा? 1 पेयर शूज मतलब कितने हो जाएंगे? 2 शूज हो जाएंगे। अगर मैं बोल दूं कि सर 2 पेयर ऑफ पेंसिल्स बोल दूं, 2 पेयर ऑफ पेंसिल्स बोल दूं, तो कितना हो जाएगा? एक पेयर का मतलब क्या हो गया? पेयर का मतलब हो गया 2। सर 2 इंटू 2 पेंसिल्स। ये क्या है सर? एक नंबर है। पेयर क्या कर रहा है? एक प्रीफिक्स है जिसके आगे लगेगा। अगर मैं लिख देता हूं 3 पेयर ऑफ नोटबुक, 3 पेयर नोटबुक, इसका मतलब क्या हो गया? सर कितने नोटबुक होंगे? सर पेयर का मतलब क्या है? 2, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी लिख दो? इतनी लिख दो। 3 इंटू 2 नोटबुक लिख दो, तो 3 इंटू 2 नोटबुक 6 नोटबुक आ जाएगा। 3 इंटू 2 नोटबुक 6 नोटबुक आ जाएगा। मतलब पेयर क्या है? एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है। पेयर क्या है? एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है। तो भाई अब सीधा सीधा जैसे जैसे तुम्हें, जैसे मान लो ये मिला, देखना ध्यान से, 1 दर्जन, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना दर्जन, जैसे हम बोलते हैं ना 1 दर्जन, तो ये इसका मीनिंग क्या है? 1 डजन इज नथिंग 12, 1 डजन इज नथिंग 12। अब 12 का मतलब क्या है? जिसके आगे लग जाए। मतलब अगर मैं तुमसे बोलूं कि 1 दर्जन एग्स बोल दूं, अगर 1 दर्जन अंडे बोल दूं, तो ये क्या हो जाएगा? 12 एग्स हो जाएंगे, ये 12 एग्स हो जाएंगे। अगर मैं सिमिलरली, अगर मैं तुमसे कुछ भी बोलूं, मैं बोलूं 2 डजन पेंसिल, 2 डजन पेंसिल, अगर ऐसे दे दिया जाए कि 2 दर्जन पेंसिल लेके आओ, तो तुम क्या लेके आओगे? कि सर दर्जन का मतलब क्या होता है? 12, और 2 है तो सर इसका मतलब 2 इंटू 12। मुझे ना बार बार ये 12 नहीं लिखना है, इसीलिए मैंने इसको क्या किया, इस वर्ड को मैंने क्या किया, इससे रिप्लेस कर दिया। मुझे बार बार ये पेयर बार बार 2 ना लिख के मुझे क्या करना था, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली मोल के साथ होता है। मोल भी क्या है? एग्जैक्टली इसी टाइप की चीज है। मोल भी इज नथिंग। सर मोल की बात करें ना, तो मोल भी कुछ नहीं, आपके सामने 1 मोल इज
अ नंबर, एक प्रीफिक्स है जिसके आगे लग जाता है उसकी वैल्यू इतने टाइम्स हो जाती है। देखोगे ये इस नंबर को केमिस्ट्री में ये नंबर बहुत रिपीट होगा। इसी को हम लोग 6 इंटू 10 की पावर 23 या इसी को हम लोग Na भी लिख देते हैं। एंड व्हाट इज Na? दैट इज नोन एज एवोगाड्रो नंबर। ये क्या है? एवोगाड्रो नंबर है। ये क्या है? एवोगाड्रो नंबर है। ध्यान से देखिएगा, ये 1 मोल इज नथिंग, अ नंबर जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जिसके आगे लग गया। मान लो मैंने कहीं लिख दिया कि सर 1 मोल एटम लिख दिया, मतलब कितने एटम्स की बात कर रहे हैं? 1 मोल एटम मतलब कितने एटम्स? सर क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। इतने एटम्स की बात की जा रही। अगर मैं बोलूं सर 5 मोल इलेक्ट्रॉन की बात कर दूं, 5 मोल इलेक्ट्रॉन, अब सर इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कैसे, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर 5 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स, इसकी बातें मैं कर रहा हूं। देख लो सर 1 मोल एटम मतलब ये, 5 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब ये। अगर मैं बोलूं 10 मोल, अगर मैं बोल दूं 10 मोल प्रोटॉन्स बोल दूं, 10 मोल प्रोटॉन्स बोल दूं, तो सर वो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 प्रोटॉन्स। अच्छा, कोई बोले सर इतना लंबा भी लिखना है क्या? नहीं लिखने का मन है? अगर नहीं लिखने का मन है तो सर इसको क्या लिख सकते हो? Na। इसको क्या लिख सकते हो? Na। इसको क्या लिख सकते हो? Na। कितना हो जाएगा? 5Na। ये क्या हो गया? 10Na। तो आपके ऊपर है। मोल इज नथिंग, मोल जस्ट अ नंबर जिसके आगे लगता है उसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कर देगा, या फिर 6 इंटू 10 की पावर 23 कर देगा, या फिर उसको लिखने चाहें तो Na भी लिख सकते हैं। उसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? Na भी लिखा जा सकता है। पक्का। मोल कॉन्सेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मोल क्या सिग्निफाई करता है। मोल एक नंबर को सिग्निफाई करता है, उसके अलावा और कुछ नहीं। मोल जिसके आगे लगा उसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बोलता हूं 2 मोल O2, इसका मतलब सर 2 मोल ऑफ O2। O2 क्या है पहले ये बताओ? O2 मॉलिक्यूल है या एटम है? O2 क्या है सर? क्या है? मॉलिक्यूल है या एटम है? ये O2 क्या है सर? मॉलिक्यूल है या एटम है? सर 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि सर O2 क्या है? मॉलिक्यूल है, एटम नहीं है। ध्यान से देखिएगा, एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है। O2 इज द मोर देन वन एटम। O2 इज मोर देन वन एटम। ऑब्वियस है वो क्या है? मॉलिक्यूल है। शुरुआत में ही तो पढ़ा था, एक से ज्यादा एटम मतलब मॉलिक्यूल। सर देखिएगा, अगर कोई पूछ दे सर 2 मोल ऑफ दिस, अगर मैं ऐसे लिख दूं 5 मोल ऑफ H2O, इसका मतलब क्या है? सर H2O क्या है? अगेन मॉलिक्यूल है। तो सर इसका मतलब क्या हो गया? 5 इंटू Na, इतने मॉलिक्यूल्स। मेरा मन नहीं कर रहा इतना बड़ा लिखने का, 6.022 इंटू, मैं 5Na लिख के भी तो काम चला सकता हूं, ये लिख सकता हूं। अगर मुझसे किसी ने बोल दिया कि सर 3Na ऑफ, ध्यान से सुनना। अच्छा ये ध्यान से देखना भैया, ये Na ऐसे लिख रहा हूं, इसका मतलब है एवोगाड्रो नंबर, इसका मतलब है एवोगाड्रो नंबर। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में, ये होता है सोडियम। भैया ऐसा मत कर दीजिएगा, दोनों के बहुत ज्यादा डिफरेंस है। Na मतलब सोडियम एटम होता है, ये सोडियम का रिप्रेजेंटेशन होता है। Na और A कैपिटल है, एवोगाड्रो नंबर, उसकी वैल्यू इतनी बड़ी। ध्यान सुनिएगा अपने पास। अगर मैं बोल दूं हीलियम का, तो हीलियम क्या है? यहाँ एटम है, तो सर यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? डायरेक्ट लिख सकता हूँ 3 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हीलियम। अगर मैं ऐसा लिख दूं तो इसका मतलब यही होगा ना सर, कहाँ मॉलिक्यूल लेंगे कहाँ एटम लेंगे एग्जाम हॉल में समझ में आ जाएगा। कहाँ मॉलिक्यूल लेंगे कहाँ एटम लेंगे एग्जाम हॉल में आ जाएगा। पक्का पक्का। क्या होगा सर? देखो O2 मॉलिक्यूल था तो मॉलिक्यूल लिया, एटम होता तो एटम लेते, हीलियम क्या था? एटम था, तो यहां पर हमने एटम लिया। पक्का? श्योर हो? श्योर हो? अब चीज एक देखना, कभी भी मान लो, देखना ध्यान से, अगर मैं बोलता हूं 3 मोल्स ऑफ CO2, भैया ये ब्रेक डाउन करना सीख लो, फिर हम लोग मोल का कैलकुलेशन भी सीखेंगे, कैलकुलेशन भी करेंगे, और कल तो मोल के ऊपर ही खेलना है, कल परसों 2 दिन, ठीक है ना। तो देखना 3 मोल्स ऑफ CO2, 3 मोल्स ऑफ CO2 अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है? 3 मोल्स ऑफ CO2 का मतलब कि सर ये क्या बता रहा है? 3Na या फिर 3 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ। मॉलिक्यूल्स क्यों लिया? क्योंकि सर CO2 इज अ मॉलिक्यूल। अगर CO2 की बात हो रही है तो एटम की बात नहीं कर रहा हूं, मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। लेकिन किसी ने बोल दिया सुनिए सर मुझे पसंद नहीं, आप मुझे एटम्स ऑफ कार्बन बताइए, एटम्स ऑफ कार्बन बताइए, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन बताइए, तो मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं, शुरुआत में ही बताया था शायद
कि सर अगर मॉलिक्यूल दिया है तो एटम निकाल दो, मॉलिक्यूल दिया है तो एटम निकाल दो। कैसे? मल्टीप्लाइड बाय, मॉलिक्यूल से एटम निकालना है, नोट्स देखो, मॉलिक्यूल से एटम निकालना है तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना है। कार्बन का एटम निकालना है, कार्बन का एटम, मॉलिक्यूल्स कितने हैं? इतने, मॉलिक्यूल्स कितने हैं? इतने। सर कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है? 1, तो सर इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 1 से। ऑक्सीजन का एटम निकालना है, सर मॉलिक्यूल्स कितने हैं? इतने, सर किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से, हो गया। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है? 6n है। मतलब एटम ऑफ कार्बन कितना होगा? 3 मोल्स होगा। एटम ऑफ कार्बन कितना होगा? 3 मोल्स होगा। ये कितना होगा? 6 मोल होगा। करते चले जाओ, पक्का 3 मोल्स ऑफ CO2 निकाल दो। श्योर हो? डन, पक्का हो जाएगा। 3 मोल्स ऑफ CO2, 2 मोल्स ऑफ, ये कुछ भी निकालते रहो। किसने बोला सर मोल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? तो ध्यान सुनिएगा, हम इसको ग्राम कॉन्सेप्ट क्यों कहते हैं? ग्राम कॉन्सेप्ट कहने का लॉजिक क्या होता है? मैंने आपको बोला, ध्यान सुनिएगा, H2O, मैंने बोला इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, मैंने बोला तुम्हें मॉलिक्यूलर मास निकालो, तुमने बोला सर एक काम करते हैं, मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या हो गया कि सर 2 इंटू हाइड्रोजन का मास 1, 2 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का मास 16, कितना हो गया? 18 हो गया। मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 18 आ गया। मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 18 आ गया। अब किसने बोल दिया सर मॉलिक्यूलर मास 18 है? एक काम करते हैं सर एक बात बताइए, ये अगर ध्यान सुनिएगा, अगर मैंने 18 AMU लगा दिया या 18 के आगे यूनिट AMU या U लगा दिया, AMU क्या था? एटॉमिक मास यूनिट। 18 AMU जैसे ही लगाऊंगा ना, पता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये पता है किसको रिप्रेजेंट करता है? ये मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O को रिप्रेजेंट करेगा। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, एक मॉलिक्यूल का मास H2O के फॉर्म में, एक मॉलिक्यूल H2O का मास जो होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है 18 AMU या 18U। लेकिन अगर इसी 18 के आगे, ध्यान सुनना बेटा, ये कॉन्सेप्ट ग्राम कॉन्सेप्ट, आखिर हम मोल कॉन्सेप्ट को ग्राम कॉन्सेप्ट क्यों कहते हैं, इसका रीजन समझ में आ जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट को ग्राम कॉन्सेप्ट क्यों कहते हैं, इसका रीजन आपको समझ में आ जाएगा। 18 मोल कॉन्सेप्ट या ग्राम कॉन्सेप्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिएगा, अगर जैसे ही मैंने 18 AMU किया, 18U किया, ये एक मॉलिक्यूल का मास है, लेकिन अगर मैंने 18 ग्राम कर दिया, 18 ग्राम कर दिया, तो ये क्या कहलाता है सर? मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2O। मतलब देखो कितना चेंज हो गया सर, सेम वैल्यू, उसके अगर AMU लगाता हूं तो एक मॉलिक्यूल H2O का एक मॉलिक्यूल, लेकिन अगर ग्राम जैसे ही लगाऊंगा ना, जैसे ही ग्राम लगाऊंगा, ये देख लो कितने मॉलिक्यूल्स का मास होगा? मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स का मास हो जाएगा। इतने मॉलिक्यूल्स का मास हो जाएगा, इतने मॉलिक्यूल्स का मास हो जाएगा। पक्का मास ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स का मास कितना हो जाएगा सर? इतने मॉलिक्यूल्स का मास 18 ग्राम। इसीलिए बोलते हैं जैसे ही आपने ग्राम लगाया, सामने वाले का एक मॉलिक्यूल के बदले कितना आ गया? 1 मोल। सर इसी को हम लोग नाम दे देते हैं, इसी का नाम क्या रख देते हैं? इसी को हम लोग बोल देते हैं मोलर मास। 1 मोल का मास कुछ नहीं सर, जो मॉलिक्यूलर मास आप निकाल के ला रहे हो उसके आगे क्या लगा दो? ग्राम लगा दो। एक मॉलिक्यूल का मास, तो ये मॉलिक्यूलर मास हो गया। ध्यान से देखना, कोई भी एटम आए, जैसे हम लोग अभी मान लो यूरिया है, यूरिया का कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कौन सा कंपाउंड है? यूरिया। चलो इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो। सर नाइट्रोजन कितने हैं? 2, तो 14 इंटू 2, 14 इंटू 2। नाइट्रोजन कितने हैं? 2। सर हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो 4 इंटू 1। और कार्बन कितना है? 12। और ऑक्सीजन कितना है? 16। सर कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। कितनी आ जाएगी? 28 प्लस 4 32, और ये कैलकुलेट करेंगे 60 आ जाएगी। देखना सर यूनिट देखिएगा, 60 AMU लगाया, जैसे ही 60 AMU या 60 U लगाया, ये क्या है सर? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ सर यूरिया है। एक मॉलिक्यूल यूरिया का मास है, लेकिन जैसे ही इसके आगे 16 ग्राम लगा दिया ना भाई साहब, या 16 G लगा दिया, सर ये किसकी इक्वल हो जाएगा? मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा। मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया का मास ये होगा, और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? मोलर मास बोल देंगे। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? मोलर मास बोल देंगे। सर देखेंगे मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल मतलब क्या हो गया? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स के मास है, इतने मॉलिक्यूल्स के मास होते हैं। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल का मास। सिमिलरली अगर कोई एटम होता ना, ध्यान सुनना, जैसे ऑक्सीजन है 8 और 16, ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने 16 AMU लगाया, प्लीज बेटा कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि यही चीज अब कल की क्लास में परेशान कर देगा। 16 AMU, सर ये कितने एटम्स का मास है? एक एटम का मास है।
मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन अगर इसी 16 ग्राम लगा दिया तो ये पता है कितने एटम्स का मास है, मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे निकालते हैं, पक्का। तो याद रखिएगा, जब भी आपसे कोई बोल दे तो सर मोलर मास कैसे होता है, कुछ नहीं, जो मॉलिक्यूलर मास आए उसके आगे ग्राम लगाना है। यू लगाएंगे ऑब्वियस एक मॉलिक्यूल या एक एटम की बात करेगा, जैसे ही आप ग्राम लगाएंगे एक मोल की बात करना चालू कर देगा। मतलब मोलर मास इज नथिंग। अगर आपसे कोई बोलता है मोलर मास तो आप सिंपल सा उसमें क्या करने वाले हो, मोलर मास का मतलब क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे, जो भी आपका मास आ रहा है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके या एटॉमिक मास, उसको बस क्या लगा दो, उसके यूनिट का गेम है। इसीलिए मोल कॉन्सेप्ट को ग्राम कॉन्सेप्ट बोला जाता है। मोल ग्राम की वैल्यू इतनी ज्यादा है ना, इतनी ज्यादा है, जैसे मैं मोल कैलकुलेशन सिखाऊं आपको तो मोल्स की कैलकुलेशन देखेंगे आप, मोल की कैलकुलेशन देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स किसी का निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स। अगर आपको एक्स का मोल नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो आपके पास दो तरीके हैं, एक जो गिवन मास ऑफ एक्स है, एक जो गिवन मास ऑफ एक्स है ये ग्राम में डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एक्स, मोलर मास ऑफ एक्स। और मोलर मास ऑफ एक्स भी क्या होगा, ऑब्वियस है, दोनों के दोनों क्या होंगे, ग्राम में ही होंगे। एक तो तरीका ये है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि सर आप जो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, मान लो आपके अगर एटम्स दिए गए हैं, एटम्स दिए गए हैं, जो भी आपको एटम्स या मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर कर दो, तो भी आप क्या निकाल सकते हो, मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। सर नंबर ऑफ मोल्स निकालने का सिंपल तरीका, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। दो तरीके हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन। कोई बोले सर वॉल्यूम वाला, भाई वो लिक्विड के लिए, सॉलिड के लिए वैलिड नहीं होता, ये सबके लिए वैलिड है। ये किसके लिए वैलिड है, वैलिड फॉर सॉलिड लिक्विड गैस, सबके लिए वैलिड है, वैलिड फॉर सॉलिड लिक्विड एंड गैस, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, सबके लिए वैलिड है। जो आप मन में सोच रहे हो कि सर आपने वो फॉर्मूला नहीं बताया, वो सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए वैलिड है, वो आज डिस्कस नहीं करूंगा, वो कल करूंगा, अभी थोड़ा टाइम हो रहा है तो इसलिए अभी इसके ऊपर बात करता हूं। किसी का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो आप उसका गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास ग्राम यूनिट के साथ, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कैलकुलेट मोल्स ऑफ द फॉलोइंग, मोल्स निकालना है, फॉर्मूला क्या है, तो सर फॉर्मूला है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, या फिर मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर मैं मास देता हूं 4.4 ग्राम ऑफ CO2, सर नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। नंबर ऑफ मोल्स जब भी निकालने जाएंगे एन ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने की कैलकुलेशन ऐसे लिखते हैं। इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने ना तो नंबर ऑफ मोल्स ऐसे लिखा जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऐसे लिखा जाएगा। कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास कैसे होगा, सर ये ग्राम में है 44, CO2 का मास कितना होता है 44, सर ये 0.1 मोल ऑफ CO2 आ गया, 0.1 मोल ऑफ CO2 आ गया। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 निकालने जाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 क्या होगा, सर आपका अपना डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर को मैं चाहूं तो 6/23 भी ले सकता हूं, क्योंकि 6.022 भी ले सकते हो, लेकिन यार कैलकुलेशन थोड़ा वो शॉर्ट करते हैं, कैलकुलेशन शॉर्ट करेंगे तो 1/3 इंटू 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 1/3 10 की 1/3 मोल ऑफ SO3। अब आप खुद से करो, वीडियो पॉज करना, मैं 2-4 क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप इसको अटेम्प्ट कीजिए। 90 ग्राम ऑफ H2O, आप अटेम्प्ट करके देखिए। यूरिया का भी मास निकाला था, 60 होता है। इन तीनों का नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, इन तीनों के, वीडियो पॉज कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए और बताइएगा कि सर कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, बताइए कितना सही कितना गलत। कैलकुलेट मोल्स ऑफ द फॉलोइंग, कैसे निकालेंगे, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 90/18 हो जाएगा, कितने आ गए 5 मोल आ गया। सर इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, सर मास दिया है तो मास को किससे डिवाइड कर दो, सर उसके मोलर मास से, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहां नंबर ऑफ मोल्स निकालना है ग्लूकोज का, कैसे निकालेंगे, सर ग्लूकोज का मोलर मास कैसे निकालेंगे, 12.044 इंटू 10 की पावर 22 है,
डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23। सर ये कितना हो गया 2, और ये 10 की पावर ऊपर जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -1 0.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.2। तो ये मोल्स निकालते रहो। आपके पास मोल्स निकालने का दो तरीका मैंने बताया, किससे? एक तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब मोलर मास क्या होता है? कुछ नहीं, जो आपका मास था ना उसमें ग्राम लगा देना, मोलर मास हो जाएगा। जो मास था उसमें ग्राम लगा देना, मोलर मास हो जाएगा। जो ग्रास था उसमें ग्राम लगा देना, मोलर मास आ जाएगा। ये बेसिक चीजें आप देख सकते हो, ये बेसिक चीजें आप देख सकते हो। जैसे देखो ना, अगर आपको ये क्वेश्चन दे दे, एक मॉलिक्यूल का मास बोल दे, एक मॉलिक्यूल का मास, देखना क्वेश्चन में एक मॉलिक्यूल का मास बोल दिया जाए, फिर दिक्कत है। एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? तो सर 12 इंटू 60 प्लस 122 इंटू 1, 12 इंटू 60 720 प्लस 122। सर इसका आंसर 842। एक मॉलिक्यूल का मास क्या होता है? सर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। सर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल को क्या लिखोगे? 842 AMU लिखोगे। और AMU की वैल्यू वो ग्राम में पूछ रहा है। थोड़ी देर पहले ही 842 इंटू AMU की वैल्यू क्या होती है सर ग्राम में? अभी थोड़ी देर पहले ही शायद AMU की वैल्यू बता रहा था, तो देख लीजिएगा साथ साथ में। आप अपने शॉर्ट नोट्स में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो जो भी वैल्यू आए, कैलकुलेशन छोड़ो, तुम देख लो। सर आपने ये 842 कैसे निकाला? फॉर्मूले से। फॉर्मूले से क्या आ गया सर? मास, उसके आगे AMU लगा दिया, एक मॉलिक्यूल का मास। एक मोल का पूछता तो 842 ग्राम लगा देता है, आंसर आ जाता। पक्का हो जाएगा। अच्छा एक सिंपल सा कोई सोचना, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 AMU है। एक एटम का मास ऑक्सीजन का, और अगर मैं वही बोलता, ध्यान सुनना, अगर मास ऑफ, अगर मैं बोलता हूं एक मोल एटम बोलता हूं, 1 मोल एटम, या फिर Na एटम की बात करूं, तो ये ऑक्सीजन का कितना हो जा रहा है? 16 ग्राम हो जा रहा है। तो सर इन दोनों की वैल्यू तो इक्वली है ना, ऑलमोस्ट इक्वली है, बस यूनिट का ही तो गेम है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? इसका पीछे का रीजन आपको लॉजिक ही बताया, तो ऐसा क्यों हो रहा है देखना। एक एटम ऑक्सीजन का मास कितना है देखना। अब डिराइव भी कर देता हूं, मास ऑफ, एक्चुअली ये चीज बताना चाह रहा हूं, मास एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 AMU, ठीक है। तो सर अगर आप मैथमेटिकली निकालना चाहो तो मास ऑफ Na, या फिर हम लोग बोल दे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का मास निकालने जाए तो क्या होगा? इसको भी क्या लिख सकते हो? AMU को ये लिख सकते हो 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये देखना कितना हो जाएगा, इतने एटम्स का मास कितना हो जाएगा? सर एक एटम का मास कितना है? 16 इंटू एक एटम का मास कितना है? 10 की पावर -24। ये क्या है? AMU। तुमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? एक एटम का मास इतना या इतना, तो इतने एटम्स का मास क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको Na से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं, 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई कर दूं, इसी को क्या बोलते हैं? Na बोलते हैं। तुम सर एक काम करना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके देखना, इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी? इन दोनों की वैल्यू, इसका यूनिट क्या है? ग्राम, इसका यूनिट कुछ है नहीं, तो ग्राम इंटू दिस, देखना इन दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। यहां से एक रिलेशन याद रखना कि एवोगाड्रो नंबर इंटू AMU, AMU की वैल्यू इन ग्राम्स, AMU की वैल्यू इन ग्राम्स इज इक्वल्स टू 1 हो जाती है। Na इंटू AMU इज इक्वल्स टू 1, Na इंटू AMU इज इक्वल्स टू 1। पक्का हो जाएगा सर, श्योर हो? तो चलो आज के लिए कुछ होमवर्क इसमें दे देता हूं, इसमें भी दे देता हूं, आज के लिए कुछ होमवर्क इसमें भी दे देता हूं, आज के लिए कुछ होमवर्क इसमें भी दे देता हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। और कुछ होमवर्क यहाँ छोड़ के जा रहा हूं मैं आपके लिए, ताकि आप लोग अटेम्प्ट कर पाएं। जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग, मैं चाहता हूं सॉलिड लिक्विड गैस का ये जो होमवर्क है, ठीक है ना, सॉलिड लिक्विड गैस वाले जो क्वेश्चंस हैं मैंने आपके लिए छोड़े हैं। आई होप सो सब लोग करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होगा आप NCERT एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन होमवर्क में मैंने छोड़ रहा हूँ। अगर आपको लगता है नहीं होगा, मैं अगली क्लास में ये सारे क्वेश्चंस होमवर्क दे रहा हूँ आपको, ये छोटे छोटे। बाकी आपको DPP भी मिल जाएगी, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। DPP भी मिल जाएगी, आप वहाँ से भी करेंगे, इस तरह क्वेश्चंस आप वहाँ भी कर लेंगे, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं कितने होमवर्क में, 3 और 3 6, ठीक है। बाकी आपको हम लोग अगली क्लास में जब मिलेंगे तो अगली क्लास में कुछ चीज़ें वहाँ डिस्कस करी जाएंगी। आज हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है
10-15 मिनट हमने बात भी कर ली है, स्टार्ट कर दिया है और बेसिक चीज़ें स्टार्ट की हैं कि भैया एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होता है। कोई बोले सर बेसिक से, तो ऑब्वियस है भाई इससे बेसिक हम नहीं जा सकते। कोई बोले सर स्लो, तो भैया वो इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्जाम टाइम आ चुका है, डेट्स अब फॉर्म फिल हो रहा है, तो अब इस टाइम पे अब बेसिक बेसिक करोगे तो फिर नीट 2024 के लिए नहीं बेटा, बुरा मत मानना, अब नीट 2025 के लिए पढ़ाई करो। अगर बहुत ज़्यादा बेसिक की जरूरत पड़ रही है कि सर मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि जीरो है कि ऑक्सीजन है, अगर ये फील आ रहा है तो बुरा मत मानना, ये मत बोलना सर आप नेगेटिव बात कर रहे हो। लेकिन हाँ, फिर आप थोड़ा सा आराम से 2025 की तैयारी कर लो, कोई दिक्कत नहीं यार, बुरा नहीं मानना है। अगले साल नीट अगले साल भी है, आप आराम से करो, क्योंकि फिर आप ना अपने ऊपर प्रेशर भी ले लोगे और होगा कुछ नहीं। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, अब कोई पूछे सर एटॉमिक नंबर, मास नंबर, सर आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करवाए, भाई उतने ही क्वेश्चन में क्रैश कोर्स में रिवीजन कर, मतलब एक टाइप समझो कि फास्ट गो थ्रू करना है हमें, तो फास्ट गो थ्रू ऐसे ही होता है। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास कर लिया कि सर एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने कर ली हैं। आप सब लोग जाके डीपीपी और प्लस क्लास के क्वेश्चंस करेंगे, क्लास के क्वेश्चंस करेंगे और ट्राई करेंगे भैया, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आज पहला दिन है, ज़्यादा लिखने की कोशिश ना करें, क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़्यादा करें, समझने की कोशिश ज़्यादा करें। एग्जाम हॉल में कोई तुमसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, नीट एग्जाम हॉल में ऑब्जेक्टिव आएगा। 3 दिन में या 4 दिन में अगर आपका कोई चैप्टर रिवाइज कराया जा रहा है तो आपको भी उसी स्पीड से चलना है, क्योंकि अगर कोई बोले कि सर अच्छे से कराइए, तो ये चैप्टर हम लोग आराम से 11th क्लास में 15-20 क्लास में कराते हैं, उतना टाइम है नहीं है ना, उतने में तो पूरा चैप्टर पूरा सिलेबस खत्म करना है। तो इसलिए आपसे विनती है और आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, आज आपने प्रॉमिस किया है, उस प्रॉमिस को भी याद रखिएगा। मैंने जो प्रॉमिस किया है मैं उसको याद रखूंगा कि 12 फरवरी से जो चैप्टर शुरू हो रहा है या 12 फरवरी से जो सिलेबस शुरू हो रहा है, मैं अपने टाइमली अपना सिलेबस कंप्लीट करा के दूंगा। आप भी सेम चीज़ अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि सर यस सर, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि यस सर मैं अपना काम कंप्लीटली खत्म करूंगा, 12 फरवरी से लेके 5 मई तक एक भी दिन अपना बर्बाद नहीं करूंगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे अपने दिन का फुल यूटिलाइजेशन करना है। ओके, चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में बहुत कुछ करेंगे। थोड़ी सी जो लोग अभी वार्म अप हो रहे हैं, प्लीज़ भैया वार्म अप हो जाइए, सिलेबस एग्ज़ाम सब कुछ सोचिए और थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना मोटिवेशन, क्या ही बोले, अब एग्ज़ाम बगल में, मोटिवेशन के लिए बाहर की वीडियोस मत देखिए, एग्ज़ाम का डेट देख लीजिए, अपने आप ही मोटिवेशन आ जाएगा। एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया, उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म लगा लीजिए घर में, अपने आप ही मोटिवेशन आ जाएगा। तो भैया यही आपका सबसे ज़्यादा मोटिवेशन है कि आपकी ज़िंदगी चेंज होने वाली है 5 मई को, और इससे बड़ा मोटिवेशन क्या ही हो सकता है। तो 5 मई को हम अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हैं, तो भैया शुरू करते हैं आज से उसकी कहानी, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।